Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 19th of January 2022. तो गाइज आज है तारीख 19 जनवरी 2022 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोग को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है पुलिकट लेक को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो जब टेम्पल कंस्ट्रक्शन चालू था, मतलब मंदिर वगैरह बनवाए जा रहे थे, हिस्ट्री की यहाँ पर बात हो रही है, तो कल्याण मंडप को भी बनाया जा रहा था। कल्याण मंडप एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था टेम्पल कंस्ट्रक्शन के अंदर। लेकिन क्वेश्चन यह है कि आखिरकार ये जो फीचर है ये कौन से किंगडम के अंदर देखने को मिल रहा था, तो उस किंगडम का सही नाम बताना है। ऑप्शन ए बोलता है चालुक्य किंगडम, ऑप्शन बी चंडेला, ऑप्शन सी राष्ट्रकूटा या फिर ऑप्शन डी विजयनगर। तो इसका सही आंसर आप सभी लोग को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी लोग को इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है। इसका सही आंसर मैंने आप लोग को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है और उस टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन अभी भी इसका आंसर नहीं पता चलता है तो कोई टेंशन नहीं है, वीडियो के लास्ट में आप लोग को इसका सही आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 1 पर कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नजर आएगा नहीं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हो, लेकिन इस आर्टिकल के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है, मैं आप लोग को तब भी बता देता हूं। देखो हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी केंद्र सरकार से एक क्वेश्चन पूछा है और वो जो क्वेश्चन है वो है स्टारवेशन डेथ से रिलेटेड, मतलब कि भूखमरी की वजह से किसी की डेथ हुई है या नहीं हुई है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इन्फॉर्मेशन मांगी है। और उसके बदले में जो हमारी केंद्र सरकार है उन्होंने क्या बोला है, नो वन डाइड ऑफ हंगर इन रीसेंट टाइम्स। पिछले कुछ दिनों में या फिर पिछले कुछ समय में अगर हम बात करें तो किसी की भी डेथ नहीं हुई है भूख की वजह से या फिर भूखमरी नहीं देखने को मिली है, ऐसा यहाँ पर केंद्र सरकार का स्टेटमेंट निकल कर आया है। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन है इस आर्टिकल के अंदर, ज़्यादा कुछ भी नहीं है और इसका हम लोग अभी कोई यूज़ नहीं कर सकते। आने वाले टाइम पर डेफिनेटली इसके ऊपर और डिटेल वाले आर्टिकल आएंगे तो उसको हम लोग कवर करेंगे। अभी आप देख पाओगे इसमें और कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नजर आएगी नहीं। बस सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इसी को लेकर मांग करता है कि हाँ भाई कोई सर्वे वगैरह है या कोई डेटा है जो कि बताता है कि हाँ स्टारवेशन डेथ हो रही है या नहीं हो रही है, तो हम लोग को वो डेटा प्रोवाइड करवाओ। लेकिन अभी जो केंद्र सरकार है उन्होंने इस सारी इन्फॉर्मेशन से मना किया, उन्होंने बोला नहीं ऐसा कोई भी सिचुएशन अभी क्रिएट नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। नाउ नेक्स्ट पेज पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर स्मोक टावर के बारे में चर्चा की गई है। डिस्कस करेंगे स्मोक टावर्स क्या है, काफ़ी चर्चा में इस समय ये देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी हुआ क्या है, ये आर्टिकल किस चीज़ को लेकर मैं आपको बताता हूँ। हुआ क्या है, यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया कि स्मोक टावर की वजह से भी जो एयर क्वालिटी है उसके अंदर एक प्रॉपर इंप्रूवमेंट देखने को मिल नहीं रहा है। अभी जो स्मोक टावर्स है इनका मेन काम होता है जो एयर पोल्यूशन है इसको कम करना, ठीक है, एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने का ये काम करता है। तो अभी इस आर्टिकल में बताया गया कोई प्रॉपरली ये वर्किंग देखने को मिलेगा नहीं, कोई ज़्यादा फायदा है नहीं और आप बहुत सारा पैसा लगाकर स्मोक टावर को बना रहे हो, ठीक है। और इसके ऊपर रिसेंटली हमने एडिटोरियल का भी डिस्कशन किया था जिसमें ऑथर ने काफ़ी सारी बातें लिखी थी कि स्मोक टावर लगाना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, उसके बदले में आप काफ़ी अलग अलग काम कर सकते हो अपने एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो स्मोक टावर होते क्या है पहले मैं आपको ये समझाता हूं, तभी आप लोग आगे चीज़ों को अच्छे से कवर कर पाओगे। ये आर्टिकल कैसा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो जीएस पेपर 3 के अंदर आपका एनवायरमेंट पोल्यूशन करके एक टॉपिक दे रखा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें स्मोक टावर की, तो देखो स्मोक टावर एक डिवाइस है जो कि मेन काम करेगा एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो दिल्ली के अंदर आज के टाइम पर स्मोक टावर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जा रहा है, ये भी आप लोगों ने देखा है। और बोला जाता है कि इस स्मोक टावर की वजह से जो पर्टिकुलेट मैटर है वो 50% तक कम हो सकता है उस एरिया में जिस एरिया में ये स्मोक टावर लगा हुआ होगा। पहला क्वेश्चन तो यही है कि आखिरकार ये पर्टिकुलेट मैटर होता क्या है।
इस वाले पिक्चर को देखना अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो होता क्या है, पर्टिकुलेट मैटर मतलब छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े, ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। इनफैक्ट वो इतने छोटे होते हैं कि हमारा जो हेयर है, जो बाल है, उससे भी कई गुना ज़्यादा छोटे साइज़ में देखने को मिलता है। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये हेयर का स्ट्रक्चर है। और हेयर के स्ट्रक्चर में आप देख पाओगे जब पर्टिकुलेट मैटर है, पर्टिकुलेट मैटर भी दो तरीके के आपको देखने को मिलेंगे जिसके बारे में रेगुलरली चर्चा होती है। एक होता है PM2.5 और दूसरा होता है PM10। PM10 तो थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा होता है, लेकिन PM2.5 बहुत ही छोटा होता है। इनफैक्ट आप देख पाओगे बाल से भी कई गुना ज़्यादा छोटा है और ये अपने आप में बहुत खतरनाक होता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सांस अंदर ले रहे हैं। तो ये जब पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन हो रहा है, एयर के अंदर ये सारे पर्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट हैं। तो जब आप सांस लोगे तो ये सारे एयर, ये जो पर्टिकुलेट मैटर है, ये बॉडी के अंदर जाएंगे और बॉडी के अंदर जाने के बाद जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको ये डैमेज करते हैं। ऐसा हमारे पास यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो स्मोक टावर क्या करता है, इन्हीं पर्टिकुलेट मैटर्स को टैकल करता है, इन्हीं पर्टिकुलेट मैटर्स को खत्म करता है और एयर की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। स्मोक टावर देखने में कैसा लगता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जो पॉल्यूटेड हवा होती है वो इधर से एंटर करती है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो हवा है दोनों तरफ से एंटर करने के बाद रिफाइन होने के बाद, अच्छे से फिल्टर होने के बाद, यहाँ पर आप कह सकते हो जो एक साफ सुथरी हवा है वो नीचे से निकलती है। तो मान लो यहाँ पर ये टावर आपने इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर लगा दिया, किसी भी एरिया के अंदर लगा दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, गंदी हवा ऊपर से जाएगी जो पोल्यूटेड एयर है, और अंदर फिल्टर होने के बाद फैंस लगे पड़े हैं और ये सब फिल्ट्रेशन के बाद हवा नीचे यहाँ पर निकल जाएगी। कई किलोमीटर के एरिया को यहाँ पर ये स्मोक टावर कवर कर लेगा और उस एरिया के अंदर यहाँ पर आपको एक साफ़ सुथरी हवा मिल जाती है। लेकिन अभी बोला गया ये स्मोक टावर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, मतलब प्रॉपरली यहाँ पर अगर आप कह सको कि हाँ इम्प्रूवमेंट है ही, एयर क्वालिटी के अंदर काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट करता है, तो ऐसा हम लोग को देखने को मिलता नहीं है। ऐसा आर्टिकल ने भी बताया है, प्लस पहले भी कुछ रिपोर्ट्स है वो भी ये बता चुकी हैं, ठीक है। अगर हम स्मोक टावर की हाइट वगैरह देखें तो 24 मीटर का एक हाई स्टील सीमेंट स्ट्रक्चर ये देखने को मिलता है, जिसके अंदर बहुत सारे फैंस लगाए जाते हैं, फिल्टर लगाए जाते हैं हवा को प्योरीफाई करने के लिए। और यहाँ पे आप देख पाओगे बॉटम में बहुत सारे फैंस लगे हुए होंगे, ठीक है, बहुत सारी फिल्टर्स लगे हुए होंगे। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। और एक टावर को बनाने का जो कॉस्ट लगा है वो लगभग यहाँ पर 20 करोड़ के आसपास ये कॉस्ट लगता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। तो अगेन वही दिक्कत आती है कि अगर इतना पैसा लग रहा है तब भी यहाँ पर अगर कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहा है तो वो पैसा कहीं ना कहीं बेकार जा रहा है। क्लियर हुआ, मैंने स्मोक टावर के बारे में आपको सारी चीज़ें बता दी हैं एग्जैक्टली क्या है। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, दुनिया में स्मोक टावर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? चाइना। चाइना के अंदर दुनिया के सबसे ज़्यादा स्मोक टावर्स हैं, आपको ध्यान रखना है। और बोला गया चाइना ने काफ़ी हद तक पोल्यूशन कम भी किया है इस चीज़ को देखते हुए। क्लियर हो चुका है, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी है रिगार्डिंग स्मोक टावर। कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व कर लेना, पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है वो भी आप लोगों को पता चल गया है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ ना। यहाँ पर एक अगला आर्टिकल आता है, यहाँ पर बात की गई है ड्रोन अटैक के बारे में। कल हमने पेज नंबर 1 पर इस आर्टिकल को कवर किया था कि येमेन के अंदर जो हौदी रिबल हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ड्रोन अटैक किया यूएई के अंदर, और उस अटैक की वजह से लगभग 2 इंडियंस की जान गई है और एक पाकिस्तानी की जान गई है, वो हमने डिस्कस किया था। अब इस सारी सिचुएशन को इंडिया ने जैसे ही देखा, इंडिया यहाँ पर इसको बोलता है ये एक अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन है, इसको हम लोग बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। और साथ ही साथ एक यहाँ पर चीज़ ये भी देखने को मिलेगी कि कल भी क्या हुआ, येमेन के ऊपर वापस से रिटेलिएशन अटैक हो चुका है। येमेन ने, मतलब मंडे में क्या हुआ था, येमेन ने तो ड्रोन अटैक किया था यूएई के ऊपर जहां पर यह सारा हादसा हुआ। लेकिन कल ट्यूसडे में क्या हुआ, सऊदी अरेबिया ने रिटेलिएशन में यहाँ पर यह अटैक वापस से येमेन के ऊपर किया है। ये सारी सिचुएशन क्या है ना, ये आज आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर की जाएगी। कहाँ पर? एडिटोरियल पर। बिल्कुल एडिटोरियल पर एक आर्टिकल बहुत डिटेल में आया है, ऑथर ने पूरे येमेन सिविल वॉर के बारे में डिस्कशन किया है कि आखिरकार येमेन के अंदर चल क्या रहा है, इतने क्राइसिस क्या चल रहे हैं, ठीक है, सऊदी अरेबिया यूएई का क्या इंटरेस्ट है, ठीक है, येमेन इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन चुका है। तो ये सारी बातें हम लोग उस एडिटोरियल पर डिस्कस करेंगे, वहीं पर हम लोग सारी बातें जान लेंगे, क्योंकि ऑथर ने वो सब कुछ वहाँ पर कवर किया है जो भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर ये आर्टिकल 3-4 जगह कवर किया गया है, सभी जगह पर पढ़ना हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद एक आर्टिकल आप लोग यहाँ पर ये देख पाओगे, बात की गई है रिपब्लिक डे को लेकर। अभी रिपब्लिक डे आ रहा है तो उसकी तैयारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। परेड के लिए यहाँ पर रिहर्सल वगैरह रेगुलरली चल रहा है, तो हम लोग अपना अभी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करेंगे 26 जनवरी को, वो यहाँ पर बताया गया।
साथ ही साथ बताया गया कि अभी जो परेड होती है वहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे यहाँ पर लोग पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पर, और बहुत सारे लोग अटेंडीज होते हैं, मतलब वहाँ पर अटेंड करते हैं उस पूरे हमारे इवेंट को। तो इस दौरान अब की बार लोग काफ़ी कम होने वाला है, क्योंकि कोविड की सिचुएशन काफ़ी बढ़ चुकी है। तो बोला जा रहा है अप्रोक्स 5,000 से 8,000 लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया जाएगा, मतलब इतने ही लोग वहाँ पर बैठ पाएंगे इस इवेंट के अंदर, ऐसा बताया गया। उसके बाद इसके अंदर खास बात क्या होने वाली है अब की बार, कि एक ड्रोन शो रखा जाएगा। ड्रोन शो क्या रखा जाएगा, मतलब जो ड्रोन्स होते हैं, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे जो ड्रोन्स एग्जैक्टली होता है, ठीक है। ये बहुत सारे लगभग 1,000 के आसपास जो ड्रोन्स हैं, हम लोग उसका एक शो क्रिएट करने वाले हैं अपने रिपब्लिक डे पर, और ये दिखाएंगे कि हाँ, ये जो ड्रोन्स हैं ये इंडिजीनियसली बिल्ट ड्रोन है, हम लोगों ने इसको खुद बनाया है, और इंडिया ड्रोन के सेक्टर में आगे काफ़ी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 1,000 ड्रोन का ये शो होने वाला है एग्जैक्टली अब की बार। ये क्लियर हुआ। उसके बाद बोला कि अब की बार हम लोग यहाँ पर इवेंट को थोड़ा सा लंबा रखेंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पर हर एक दिन यहाँ पर आप देख पाओगे नया देखने को मिलेगा। प्लस फिर इस आने वाले इवेंट को कंपेयर किया गया है पिछले वाले इवेंट से। अगर हम बात करें साल 2021 के अंदर जो इवेंट हुआ था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा विजिटर्स थे, लगभग 25,000 के आसपास लोग यहाँ पर आ चुके थे, उन्होंने अटेंड किया था इस इवेंट को। लेकिन अब की बार कोविड की वजह से सिर्फ 5 से 8,000 लोग दिखने वाले हैं, वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है, और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। लेकिन कुछ खास बनाने के लिए इस आर्टिकल को मैं आपको एक दो इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल होने वाली है। अच्छा, हम लोग यहाँ पर 26 जनवरी की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखो, इंडिया आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, आपको पता है। लेकिन उसके बाद हमने जो ट्रू स्पिरिट है इंडिपेंडेंस का, वो कब एंजॉय किया था? जनवरी 26 1950 में। जनवरी 26 1950 में खास बात ये थी, हमने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रॉपरली वर्किंग में आ चुका था। इसी वजह से हम लोग 26 जनवरी को एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिन क्या होता है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, लगभग मैंने आपको बताया ना, 26 जनवरी 1950 में अपने अपने संविधान को वर्किंग में लेकर आए, फाइनल तरीके से यहाँ पर आ चुका था वर्किंग में। और उस टाइम हम लोगों ने जो भी एक तरीके से अंग्रेज़ों के सिस्टम थे, अंग्रेज़ों के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उनको हटा दिया था, उनको ख़त्म किया, और इंडिया एक सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन चुका था। इसी वजह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में भी ज़रूर ध्यान रखना है। उसके बाद इसी आर्टिकल के ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल है। अब ये किस चीज़ को लेकर है? ये है देवास केस को लेकर, या फिर देवास डील को लेकर। ये देवास डील क्या है, मैंने आज से लगभग 5-6 दिन पहले पढ़ाया था आप लोगों को, फिर से मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दूंगा एग्जैक्टली यहाँ पर क्या बोला गया है। देखो, हो क्या रहा है इस आर्टिकल में, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, इन्होंने यहाँ पर देवास केस के बारे में चर्चा करी है। और देवास केस के बारे में चर्चा करते करते इन्होंने यहाँ पर ये बोला, जो ये एंथ्रिक्स और देवास डील था, इसमें आज के टाइम पर जो करंट सरकार है, जो आज के टाइम पर एनडीए गवर्नमेंट है, वो काफ़ी परेशान है। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट यहाँ पर बोला गया है, वो काफ़ी परेशान है। वो आज के टाइम पर इस पूरे इशू से लड़ रही है। हालांकि ये मुद्दा किसके थ्रू उठाया गया था? ये मुद्दा यूपीए सरकार के अंदर में उठा था, मतलब कि जो पिछली सरकार थी उसमें ये डील काफ़ी तेज़ी से बढ़ी थी। ये डील एक तरीके से फ्रॉड डील कहलाई थी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, तब तो बहुत सारी परेशानियाँ उठ गई, बहुत सारे लोगों को आज के टाइम पर पैसा चुकाना है। वो आज के टाइम पर हमारी जो करंट गवर्नमेंट है वो यहाँ पर ये फेस कर रही है प्रॉब्लम्स। तो ये यहाँ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर एग्जैक्टली स्टेटमेंट देती हैं। तो इन्होंने बोला कि जो आज के टाइम पर हमारी करंट गवर्नमेंट है वो लड़ रही है इस सिचुएशन से, हर कोर्ट में यहाँ पे लड़ रही है हमारी गवर्नमेंट, ताकि हम लोग क्या कर सकें, ये जो पूरा का पूरा फ्रॉड डील हुआ था, ठीक है, उसको रिजॉल्व कर सके, उस मामले को रिजॉल्व कर सकें। आज के टाइम पर बहुत सारे लोग जो है अपना पैसा वापस मांग रहे हैं, उसको हम लोग वहाँ पर लौटा सकें। आपको मालूम होगा कि एक एंट्रिक्स देवास केस हुआ था, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, तभी आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी कि आखिरकार ये पैसा हम लोगों ने कहाँ से लिया, क्यों हम लोगों को पैसा चुकाना पड़ रहा है। हाँ, रिसेंटली आपको पता होगा कनाडा ने भी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ब्लॉक कर लिया, इंडियन एसेट्स को ब्लॉक कर लिया था, है ना। रिसेंटली हमने इसी आर्टिकल को डिस्कस किया था। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो, होता क्या है, साल 2004 की बात है, दिसंबर में देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी बनकर आती है। उससे पहले एंथ्रिक्स के बारे में आपको बता देता हूँ। एंथ्रिक्स क्या है, जैसे आपको पता होगा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के साथ साथ यहाँ पर एक बॉडी है एंथ्रिक्स। एंथ्रिक्स भी इसरो के अंडर में काम करा करती थी। लेकिन एंथ्रिक्स का काम क्या था? एंथ्रिक्स का काम ये था कि दुनिया भर में देखना कौन कौन अपनी सैटेलाइट्स को छुड़वाना चाहता है इसरो से, उस कस्टमर को लेकर आना, उससे पैसे लेना और उसकी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ना। क्योंकि इसरो के पास, देखो, सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ना, सैटेलाइट हर कोई बना लेता है, लेकिन उसको स्पेस में छोड़ने की कैपेबिलिटी बहुत कम कंट्रीज़ के पास है। उसमें से भारत भी यहाँ पर एक कंट्री है जिसके पास एक इसरो है। इसरो की मदद से हम लोग सैटेलाइट्स को आसमान में, मतलब सॉरी, स्पेस में छोड़ देते हैं। क्लियर हुआ, है ना। तो क्या हुआ, एंथ्रिक्स का मेन काम क्या था? दुनिया भर से कस्टमर्स को लेकर
आना, कौन कौन अपनी सैटेलाइट्स को छुड़वाना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर सैटेलाइट्स को लेते हैं और प्लस उनसे पैसा लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, उन सैटेलाइट्स को स्पेस के अंदर छोड़ते हैं। ये एंट्रिक्स का वर्क था। अब होता क्या यहाँ पर, एक टाइम पर एंट्रिक्स और देवास, मैंने आपको बताया देवास एक मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड है जिसको बनाया गया था 2004 के अंदर, और फिर 2005 में एंट्रिक्स और देवास दोनों मिलकर एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। देवास ये बोलता है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को एक तरीके से एस बैंड स्पेक्ट्रम चाहिए, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देवास ने बोला कि हम लोग यहाँ पर एक सैटेलाइट फ़ोन बनाना चाहते हैं और उस सैटेलाइट फ़ोन को बनाने के लिए हम लोग को एक स्पेक्ट्रम की ज़रूरत पड़ेगी। एग्जैक्टली यहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए एंट्रिक्स और देवास मिलकर एग्रीमेंट को साइन कर लेते हैं। अब ये एग्रीमेंट किस बेसिस पर होता है, देखो हो क्या रहा था, 2005 में एग्रीमेंट होता है, लेकिन 2005 में जो हमारा इसरो है वो यहाँ पर 2 सैटेलाइट छोड़ने के बारे में चर्चा करता है। वो सैटेलाइट कौन कौन सी थी, एक थी GSAT-6 और GSAT-6A, यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना। इन सैटेलाइट्स को यहाँ पर छोड़ते हैं हम लोग, इसको लेकर चर्चा करते हैं कि हाँ ये सैटेलाइट छोड़ी जाएगी। तो जो देवास है, देवास यहाँ पर बोलता है, देवास के अंदर आप देख पाओगे बहुत सारे लोग थे जो कि यहाँ पर फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट वगैरह भी देखने को मिलते थे। तो यहाँ पर देवास ने बोला इन सैटेलाइट्स को हम लोग प्रॉपरली आगे छोड़ देंगे, आप हमें पैसा दो, ठीक है, सॉरी हम लोग यहाँ पर कुछ पैसा प्रोवाइड करवाएंगे और उस पैसे के थ्रू यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आगे इन सैटेलाइट्स के ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। आपको इन सैटेलाइट्स के रिगार्डिंग टेंशन खत्म कर दी है, इन सारी सैटेलाइट्स का काम वगैरह हम लोग खुद करेंगे, ऐसा यहाँ पे बोला गया, ठीक है। तो ये दोनों रेडी हो चुके थे। देवास का फायदा क्या हो रहा था, देवास यहाँ पर इन सैटेलाइट्स को छोड़ता और छोड़ने के साथ साथ अपने पास यहाँ पर एक तरीके से सैटेलाइट्स फ़ोन को डेवलप कर पाता, ठीक है। तो इनसे इनको फायदा होता क्योंकि खुद एक मल्टीमीडिया कंपनी है, तो सैटेलाइट फ़ोन को यहाँ पर ये डेवलप करने के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो इसको लेकर ये डील हो चुकी थी। अब देवास ने क्या किया, इन्होंने डील करी और देवास को अब पैसा चाहिए था क्योंकि अब इन सैटेलाइट्स को बनाकर सैटेलाइट्स को यहाँ पर ये छोड़ने वाले थे स्पेस के अंदर, तो इनको चाहिए था पैसा। इन्होंने पैसा उठाया दुनिया भर से, लगभग $300 मिलियन का पैसा यहाँ पर उठाया और बहुत सारे लोग ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया और लोगों ने देखा कि हाँ देवास अच्छा काम कर रहा है, अब यहाँ पर ये सैटेलाइट फ़ोन को डेवलप करेगा तो पैसा लगा देना चाहिए। लोगों ने खूब पैसा दिया और यहाँ पर आप कह सकते हो कि बहुत सारा पैसा दुनिया भर से आया। उसके अंदर अलग अलग कंट्री से पैसा लिया गया, अलग अलग लोगों ने इन्वेस्ट किया इसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कनाडा वगैरह से भी यहाँ पर खूब सारा पैसा यहाँ पर देखने को मिला। अब इन्होंने पैसा उठा लिया, लेकिन होता क्या है, कहानी आगे बढ़ती रहती है, लेकिन उसके बाद एक स्कैम के बारे में चर्चा होती है। आपको मालूम होगा कि एक स्कैम काफ़ी तेज़ी से वायरल होता है, 2G स्कैम। 2G स्कैम के बाद यहाँ पर कुछ दिनों बाद कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, द हिंदू की न्यूज़पेपर आता है 2011 के अंदर। 2011 में द हिंदू ये बताता है जो ये देवास और एंट्रिक्स की डील हुई है वो कहीं ना कहीं एक फ्रॉड डील है, इसके अंदर बहुत सारी कमियां, बहुत सारा घोटाला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर इस डील के ऊपर रोक लगा दी जाती है और अब जो पैसा लिया गया था वो पैसा सब यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो देवास है इसने पैसा उठा लिया था, ठीक है। अब पैसा दूसरे कंट्री से भी ले लिया था, बहुत से लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया था, वो पैसा यहाँ पर इसने उठा लिया, अब वो पैसा ये वापस से चुका नहीं पाए, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो केस है पूरा का पूरा ये एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर खूब चला। अब क्या हो रहा है, दुनिया भर की जो कंट्रीज़ है जहाँ से पैसा उठाया गया था, ठीक है, वहाँ पर जो लोग हैं, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, वो लोग यहाँ पर अपनी सरकार से पूछ रहे हैं कि यार हमारा पैसा चला गया है, ठीक है, हमने काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया था। तो वहाँ की जो सरकार है वो क्या कर रही है, इंडिया के एसेट्स को जब्त कर रही है। अभी आपको पता होगा एयर इंडिया का जो 50% का एसेट है वो यहाँ पर कनाडा ने अभी जब्त कर लिया, उसको सीज कर लिया है। तो इस प्रकार की चीज़ें नजर आ रही है। तो यहाँ पर बोला है कि ये जो काम है ये दूसरी सरकार का था, लेकिन आज के टाइम पर करंट गवर्नमेंट यहाँ पर इस एंट्रिक्स देवास डील का जो भुगतान है वो भर रही है, ऐसा यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी का स्टेटमेंट निकल कर आया है। आई होप आप लोग चीज़ों को क्लियर कर पाए होंगे एग्जैक्टली क्या है, बस छोटा सा आइडिया रखना है इसके बारे में, ज़्यादा कुछ है भी नहीं, थोड़ा सा ध्यान रहेगा एग्जैक्टली डील के बारे में तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ डील क्या थी। प्लस पैसों का मामला है, पैसा उठाया गया था, डील कैंसिल हुई और वो पैसा वापस से अब यहाँ पर कंट्रीज़ के अंदर जो लोग हैं जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था वो मांगते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल में मैरिटल रेप के बारे में चर्चा की गई है। देखो मैरिटल रेप को लेकर काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ है NCW की मीटिंग में। ये NCW क्या है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये NCW का नाम है नेशनल कमीशन फॉर वेमेन। तो इन्होंने ट्यूसडे में काफ़ी डिस्कशन किया और उन्होंने बोला कि जो मैरिटल रेप है बेसिकली उसको क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। देखो मैरिटल रेप के बारे में पूरे देश भर में कुछ दिनों से लगातार चर्चा हो रही है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है इस मीटिंग के अंदर कि इसको क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए और ये जो रेप है इसके अंदर जेंडर न्यूट्रल का एस्पेक्ट यहाँ पर लेकर आना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग को सुधार चाहिए इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, ऐसा यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर डिस्कशन हुआ। इस मीटिंग के अंदर यहाँ पर बोला यह गया कि जो सेक्शन 375 है इंडियन पिनल कोड का, जो कि यहाँ पर छूट देता है मैरिटल रेप के अंदर, मैरिटल रेप को एक लीगैलिटी देता है,
उस सेक्शन 375 को ही यहाँ पर हटा देना चाहिए। ठीक है, इसको एक तरीके से यहाँ पर हटा दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और मैरिटल रेप कहीं ना कहीं क्रिमिनलाइज हो जाएगा। ये सारी बातें होती हैं कल की मीटिंग के अंदर, लेकिन अभी बोला गया ये जो मीटिंग है इसके ऊपर और भी बहुत सारे डिस्कशन होगा। एक दूसरी मीटिंग भी होगी, दूसरी बार चर्चा होने के बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो भी रिपोर्ट्स वगैरह है वो सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को सेंड करी जाएगी। उसके बाद आगे देखेंगे एग्जैक्टली क्या स्टेप्स उठाए जाते हैं। अभी फिलहाल कोई भी आप कह सकते हो कोई भी ऐसा सुधार हुआ नहीं है, कोई भी बदलाव हुआ नहीं है कि हाँ कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया गया हो, तो ऐसा कोई भी बदलाव अभी देखने को मिला नहीं है। सिर्फ चर्चा ही चर्चा हो रही है, तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना। और मैरिटल रेप के बारे में मैंने आप लोगों को अभी 2 दिन पहले ही पढ़ाया था, कोई बात नहीं, मैं आपको एग्जैक्टली अभी भी बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, तो आर्टिकल आपका ये जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिलेबस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स मेंशन है, रोल ऑफ वेमेन, इश्यूज रिलेटेड टू वेमेन करके, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रिलेट कर लेना। जब हम बात करते हैं मैरिटल रेप की तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है शादी के बाद में यहाँ पर एक वेमेन के साथ ज़बरदस्ती करना उसके हस्बैंड के थ्रू। ठीक है, उसकी यहाँ पर विल के खिलाफ जाना, वेमेन के विल के खिलाफ जाना यहाँ पर आप कह सकते हो, और इन्हीं चीज़ को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं मैरिटल रेप। ठीक है, तो शादी के बाद में यहाँ पर फोर्सफुली ये सारी चीज़ें करना उसको मैरिटल रेप की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मैरिटल रेप एग्जैक्टली क्या है। अब क्या हुआ, मैरिटल रेप को लेकर बहुत सारी पिटीशंस को फाइल किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर और बोला गया कि इसको क्रिमिनलाइज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये कहीं ना कहीं लीगैलिटी दे रहा है लोगों को, हस्बैंड्स को यहाँ पर लीगैलिटी दे रहा है और इससे यहाँ पर वेमेन के ऊपर काफ़ी अत्याचार हो रहा है। अब इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो मैरिटल रेप के बारे में आपको पता चल गया एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है। अब एक क्वेश्चन यह आता है कि आखिरकार यहाँ पर इसको लीगैलिटी मिल का रही है। देखो, लीगैलिटी मिल रही है इंडियन पीनल कोड के अंदर सेक्शन 375 के अंदर। ठीक है, इंडियन पीनल कोड के अंदर जो सेक्शन 375 है वो ये बोलता है, ठीक है, अगर कोई भी यहाँ पर फीमेल, ठीक है, जिसकी शादी हो चुकी है और 18 साल से यहाँ पर वो ऊपर देखने को मिलेगी, ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया 18 ईयर से ऊपर अगर देखने को मिल रही है एक फीमेल है जिसकी शादी हो चुकी है, अगर उसके साथ यहाँ पर शादी के बाद इस प्रकार का रेप देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर वो रेप नहीं कहलाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हस्बैंड को प्रोटेक्शन मिल रही है इस सेक्शन के अंदर, ये एग्जैक्टली यहाँ पर बोला गया। इसी की चक्कर में ये मांग उठ रही है कि इस सेक्शन को हटा दिया जाए और इस मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया जाए। लेकिन सरकार यहाँ पर क्या बोलती है? सरकार ये बोलती है देखो यहाँ पर इसको क्रिमिनलाइज करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात हम लोगों ने ये देखा है कि पहले डोरी को लेकर, मतलब क्या है, जो एक तरीके से दहेज प्रथा है, ठीक है, दहेज को लेकर जो सेक्शन है वो उसका बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया गया है, ये यहाँ पर बोला गया। ठीक है, दहेज को लेकर बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया गया। इनफैक्ट बोला यह जा रहा है कि बार बार हमने ये देखा है कि जो लीगल प्रोविजंस है उसका मिसयूज़ किया गया वेमेंस की तरफ से। एनसीआरबी का एक डेटा आया था रिसेंटली और उस डेटा में बताया गया कि 90% जो केस निकल कर आए थे दहेज वाले वो फेक केस थे, मतलब कि वो मतलब एग्जैक्टली वो सिचुएशन नहीं थी जो कि उस केस के अंदर दर्ज करवाई गई थी वेमेंस के थ्रू। तो मतलब कहीं ना कहीं उस सेक्शन का इलीगल तरीके से यहाँ पर यूज़ किया गया है, मिसयूज़ की हुआ है, एग्जैक्टली आप ये कह सकते हो, है ना। तो यही बोला जा रहा है कि अगर कहीं ना कहीं इस मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, अगेन इसका भी एक मिसयूज़ होता हुआ नजर आएगा और हस्बैंड्स को हैरेस किया जाएगा, एग्जैक्टली यहाँ पर ये देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पर सरकार ने अभी कोई भी स्टेप उठाया नहीं है, अभी फिलहाल इसको लेकर ये चर्चा की जा रही है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नवाते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पे आर्टिकल है सऊदी अरेबिया ने वापस से हौदी रिबल्स के ऊपर अटैक किया है। देखो इस आर्टिकल को मैंने बताया ना, एडिटोरियल पर डिस्कस करेंगे, एडिटोरियल पर डिटेल में इस आर्टिकल को कवर किया गया है। तो यहाँ पर पढ़ने से कोई फ़ायदा नज़र आएगा नहीं, क्योंकि वापस भी हम लोग को इसको कवर करना है और बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर करना है। नाउ इसी सेम पेपर पर एक और आर्टिकल आता है ये वाला। यहाँ पे चर्चा की गई है जो इंडोनेशिया है वो अपनी कैपिटल को रीलोकेट कर रहा है, मतलब अपनी जो कैपिटल है वो दूसरी जगह पर बना रहा है। इंडोनेशिया का जो पार्लियामेंट है इन्होंने ट्यूसडे में एक लॉ पास किया है और इन्होंने बोला है हम अपनी कैपिटल को रीलोकेट करेंगे। अभी करेंटली इंडोनेशिया की कैपिटल कौन सी है? वो है जकार्ता। ठीक है, बोला यह जा रहा है कि जकार्ता डूबता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि सी लेवल बढ़ रहा है। मतलब कि मैं आपको दिखाता हूँ एक बार मैप में देखोगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। यहाँ पर आपने इंडोनेशिया का मैप देखा, ये इंडोनेशिया आपको देखने को मिलेगा, इधर जकार्ता कैपिटल देखने को मिलेगी। बोला गया जो आसपास का समुद्री स्तर है, सी लेवल है, वो बढ़ रहा है और जकार्ता यहाँ पर डूबता जा रहा है, सिंक कर रहा है। प्लस जकार्ता में आज के टाइम पर जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी बढ़ चुकी है,
पॉल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इंडोनेशिया यहाँ पर फोकस कर रहा है कि अब इस कैपिटल को हटाया जाए, इस कैपिटल को शिफ्ट किया जाए दूसरी जगह पर। तो इंडोनेशिया ने इसी को लेकर एक लॉ है उसको अप्रूव कर दिया है। अब इनकी कैपिटल जकार्ता से हटकर बोर्नियो में होने वाली है। ठीक है, बोर्नियो आइलैंड पर इनकी कैपिटल होगी, जिसको नाम दिया जाएगा नुसंतरा। ठीक है, नुसंतरा यहाँ पर नाम दिया जाएगा। तो ध्यान रखना इसके बारे में, डेफिनेटली यहाँ पर वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। बोला गया कि जो जकार्ता है आज के टाइम पर लगभग बहुत सारे लोग, मिलियंस ऑफ पीपल यहाँ पर रह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स काफ़ी क्रिएट हो चुके हैं, पोल्यूशन काफ़ी बढ़ चुका है। ठीक है, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अब एग्जैक्टली सिचुएशन बदलने के बारे में चर्चा की गई है कि अब हम लोग कैपिटल को ही चेंज कर देंगे, और फिर उसके बाद आगे जब दूसरी जगह पर कैपिटल बनाएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। अब उसके बाद आते हैं पेज नंबर 12 के ऊपर, दैट इज बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। यहाँ पे एक आर्टिकल है, चर्चा करता है जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो पिछले 7 सालों के अंदर भी अगर हम देखें तो इतने नहीं बढ़े हैं जितने करंट टाइम पर देखने को मिल रहे हैं। तो आज के टाइम पर ऑयल के प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं। अब अभी हुआ क्या है ना, ट्यूसडे मतलब कल वाले दिन ऑयल के ऊपर $1 से और इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ऐसा क्यों? क्योंकि हुआ क्या है, जो अरब नेशंस है, यूएई हो गया, ठीक है, सऊदी अरेबिया हो गया, आप लोग को मालूम होगा ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर ये ऑयल को प्रोड्यूस करती हैं। अब इन कंट्रीज़ के बीच में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली आपने देखा यमन ने यहाँ पर बॉम्बार्डिंग करी यूएई के ऊपर, और फिर उसके बाद यहाँ पर सऊदी अरेबिया ने वापस से यमन के ऊपर अटैक किया। तो यहाँ पर एक अनस्टेबिलिटी सी क्रिएट हो चुकी है इस पूरे रीजन के अंदर, जिसकी वजह से अगेन यहाँ पर जो ऑयल के प्राइसेस है उसमें $1 से इंक्रीमेंट होता हुआ नजर आया है। ये हमारे पास आर्टिकल आया और बताया गया जो ये ब्रेंट क्रूड है, ठीक है, ब्रेंट क्रूड को बोला जा रहा है कि देखो एक ब्रेंट क्रूड होता है, एक WTI होता है। ठीक है, तो इसके बारे में कभी डिफरेंस बताऊंगा आगे, लेकिन अभी फिलहाल आर्टिकल में ब्रेंट क्रूड के बारे में चर्चा की जा रही है। तो जो ब्रेंट क्रूड आपको ये ऑयल देखने को मिलेगा, यहाँ पे बोला गया अभी तक रेगुलरली इसके ऊपर प्राइसेस इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं और पॉसिबिलिटी है आने वाले टाइम पर भी इंक्रीज होते हुए नजर आए। और बोला गया 2014 में एक टाइम पर थोड़ा सा बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिला था। 2014 से अभी तक इतने ज़्यादा दाम कभी बढ़े ही नहीं है कच्चे तेल के ऊपर जितना आज के टाइम पर बढ़ चुके हैं। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, क्योंकि हम लोग कच्चा तेल को इंपोर्ट करते हैं, फिर उसको रिफाइन करते हैं, रिफाइन करने के बाद यहाँ पर पेट्रोल डीजल को बनाते हैं, उसके बाद जो भी उसका अलग प्रोडक्ट बचता है उससे हम लोग वैसलीन वगैरह बनाते हैं। आप लोगों को मालूम होगा, जनरल सी इन्फॉर्मेशन है। देन उसके बाद ये भी जान लो ऑयल के प्राइसेस कैसे इंक्रीज हो रहे हैं। देखो रेगुलरली इंक्रीज ये होते हुए नजर आ रहे हैं। कोविड-19 के टाइम पर क्या हुआ था, लोगों ने सस्ते में खरीदा, उसके बाद यहाँ पर इन अरब नेशंस ने, जो भी यहाँ पर ओपेक कंट्रीज है, ओपेक मतलब जो ये ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, मतलब कि ऑयल को प्रोड्यूस करती हैं और एक्सपोर्ट करती हैं। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने यहाँ पर एग्जैक्टली ये देखा कि अब हमें घाटा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई को कम कर देंगे। तो इन्होंने प्रोडक्शन ही इतना नहीं किया। प्रोडक्शन ना करने की वजह से यहाँ पर दाम काफ़ी बढ़ चुके थे, डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी थी, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पैसों में यहाँ पर इन ऑयल को खरीदा है और अभी भी वही सिचुएशन जारी है। इन्होंने यहाँ पर डिसाइड कर रखा है हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई के अंदर कट डाउन करेंगे और फिर इसके प्राइस इंक्रीज होंगे, उससे सारा पैसा रिकवर किया जाएगा, क्योंकि कोविड के टाइम पर बहुत सस्ते में इन तेल को बेचा गया है। क्लियर हुआ, ये यहाँ पर बताया गया। उसके बाद आज के टाइम पर ओपेक कंट्रीज भी परेशान है, क्योंकि यहाँ पर परेशानियाँ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। प्लस उसके बाद बताया गया, देखो विंटर्स आ चुके हैं, बहुत सी जगह पर ठंडी पड़ रही है, वहाँ पर एक तरीके से फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसकी वजह से भी डिमांड इंक्रीज हुई है और इसकी वजह से भी यहाँ पर प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप कहोगे चलो ठीक है प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसमें है क्या, आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है? देखो इंपॉर्टेंट डेफिनेटली हो सकता है। आपको ये देखना होगा, आपके सोच सकते हो कि अगर ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इससे इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, हमारे इंडिया के अंदर कैसी अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है, कोई आइडिया है? चलो सोचो, जब तक मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ एग्जैक्टली इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ जाएगा। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो इंडिया का जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट के अंदर जाएगा। मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, जब दाम बढ़ेंगे तो इससे हम लोगों को खरीदना पड़ेगा। देखो आज के टाइम पर हम लोग काफ़ी डिपेंडेंट है इसके ऊपर, हमें खरीदना ही पड़ेगा चाहे जितने भी दाम बढ़ें, और इससे क्या होगा, जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब हमने इंपोर्ट किया है ऑयल को और महंगे दाम में इंपोर्ट किया है, तो डेफिनेटली हमारी कंट्री का ज़्यादा पैसा यहाँ से जाने वाला है, जो हमारा करंट अकाउंट है उसके अंदर एक डेफिसिट देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली वही वाली सिचुएशन कि एक्सपोर्ट हम लोग कम कर रहे हैं, इंपोर्ट हम लोग ज़्यादा करते हुए नजर आएंगे, इसको हम लोग फिस्कल डेफिसिट भी बोलते हैं। आई होप आप लोग को इसके बारे में क्लियर हो चुका है। दूसरी कंडीशन इंडिया के अंदर क्या देखने को मिलेगी, महंगाई। अब ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, इंडिया महंगा खरीदेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर महंगा ही यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। इससे क्या होगा, यहाँ पर महंगाई जो इन्फ्लेशन है उसके ऊपर काफ़ी बड़ा प्रेशर पड़ता हुआ नजर आएगा, तो इंडिया के अंदर भी महंगाई काफ़ी बढ़ती हुई नजर आएगी। उसके बाद आता है फिस्कल हेल्थ, मतलब सरकार के पास यहाँ पर आप कह सकते हो कोई चारा ऐसा बचेगा नहीं। अब उन्हें ज़्यादा पैसा पे करने के बाद यहाँ पर ऑयल को खरीदना पड़ रहा है। अब ऑयल ज़्यादा पैसों में खरीदेंगे, अगर कंट्री में और ज़्यादा दाम में बिकेगा तो इससे
इससे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट, बहुत सारी परेशानियां देखने को मिल सकती है। इसके लिए यहाँ पर क्या करना पड़ता है, इसके लिए यहाँ पर सरकार को क्या करना पड़ेगा, जो टैक्सेस हैं पेट्रोल के ऊपर उनको कट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, अब सरकार अगर टैक्स कट डाउन करेगी पेट्रोल डीजल पर तो सरकार के पास पैसा नहीं आएगा। अब सरकार के पास पैसा नहीं आएगा तो रेवेन्यू खत्म हुआ। अब रेवेन्यू खत्म हुआ तो इससे कहीं ना कहीं जो फिस्कल डिसबैलेंस है वो बर्बाद हो जाएगा। अब इससे मतलब क्या हुआ, इससे सरकार के पास पैसा नहीं आया तो आप डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के ऊपर कोई पैसा नहीं लगा पाओगे। इनफैक्ट आज के टाइम पर आप देख पाओगे जीएसटी को लेकर एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट देखने को मिलता है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारी केंद्र सरकार है, उनको जीएसटी कंपनसेशन प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है, तो हमारी जो सरकार है वो कंपनसेशन प्रॉपरली पे नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आएगा तो आगे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ और भी काम नहीं हो पाएंगे। और सरकार जो पैसा कमा रही है वो टैक्स के थ्रू कमा रही है, और ऑयल के ऊपर तो सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, अगर दाम बढ़ जाएंगे तो टैक्स कट डाउन करना पड़ेगा ताकि लोग यहाँ पर चीज़ों को अफोर्ड कर पाएं। तो यहाँ पर ये घाटा हो सकता है, ये दिक्कत आ सकती है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ऐसे ही सोचा होगा एग्जैक्टली यहाँ पर इंडिया के अंदर क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है ये दाम बढ़ने से। उसका नेक्स्ट इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इकोनॉमिक रिकवरी के ऊपर। जब ऐसे प्राइसेस बढ़ते रहेंगे तो इससे देखो दुनिया भर के ऊपर तो अफेक्ट पड़ ही रहा है, लेकिन इंडिया बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज में पहुंच जाएगा क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ चुका है, इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ चुका है, और इसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमिक रिकवरी है, वैसे ही कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक रिकवरी काफ़ी स्लो डाउन हो चुकी है, और इन कारणों की वजह से हमारी इकोनॉमिक रिकवरी और स्लो हो जाएगी, हम बहुत धीरे धीरे ग्रो करेंगे। तो ये यहाँ पर कंसर्न देखने को मिल सकता है। क्लियर हुआ? उसके बाद जो इंडिया और भी दूसरे ऑयल इंपोर्टिंग नेशंस हैं, उन्होंने यहाँ पर ओपेक से बोला है, जो ओपेक नेशंस हैं, ओपेक नेशन कौन से मैं आप लोग आगे बताऊंगा। ओपेक से बोला कि आप क्या करो, जो ऑयल की सप्लाई है उसको बढ़ा दो। ठीक है, ऑयल की सप्लाई बढ़ा दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन अभी यहाँ पर ये लोग मान नहीं रहे हैं। अभी यहाँ पर ऑयल की सप्लाई काफ़ी कम है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ओपेक क्या है एग्जैक्टली, तो मैंने इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा रखी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ओपेक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब कि इसके अंदर आप देख पाओगे वो देश हैं जो कि यहाँ पर पेट्रोल को एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम बात करें ओपेक की, तो ओपेक को बनाया गया था ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला के थ्रू, तो इसके बारे में ध्यान रखना। आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज ओपेक के अंदर में आती हैं, कतर, इंडोनेशिया, मतलब ये जो आगे साल लिखा हुआ है ना कतर के आगे 1961, ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन से साल में इन कंट्रीज ने ओपेक को ज्वाइन किया था। तो कतर, इंडोनेशिया, लीबिया, यूएई, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, गैबोन, एंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, कॉन्गो, ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन करंट टाइम में बात करें, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टोटल 13 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें से यहाँ पर इक्वाडोर, इंडोनेशिया, कतर, गैबोन, यहाँ पर इनको सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल 13 मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे ओपेक के अंदर। इसको एक्जैक्टली करेक्ट कर लेना, मुझे अभी भी पता नहीं है, तो यहाँ पर ये डेटा शायद पुराना है मेरे पास, तो इसको एक बार देख लेना एक्जैक्टली कितने हैं। मैंने अभी तक यहाँ पर इसका जो अपडेशन है वो देखा नहीं है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर 13 ऑयल एक्सपोर्टिंग यहाँ पर नेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे ओपेक के अंदर, ये बताया गया। उसके बाद ओपेक के साथ साथ एक होता है ओपेक प्लस। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ओपेक और ओपेक प्लस आज के टाइम पर ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं और इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज़ के अंदर। तो जो नॉन ओपेक कंट्रीज़ हैं जो कि क्रूड ऑयल को बेचती हैं, क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं, उनको ओपेक प्लस के अंदर डाला गया है। बाकी जो बचे हुए जो नेशंस हैं, मतलब ओपेक के अंदर, तो ये सारे नेशन आ गए। इसके बाद और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि यहाँ पर ऑयल का प्रोडक्शन करती हैं, जैसे अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान। तो ये कंट्रीज़ आ जाती हैं ओपेक प्लस के अंदर। क्लियर हुआ? तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना। और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो आर्टिकल है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहाँ पर आपके सिलेबस के अंदर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेटली उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में इंडिया श्रीलंका के बारे में चर्चा की जा रही है। अभी यहाँ पर भारत ने ऑलरेडी बहुत सारा लोन दे रखा है। आपको मालूम होगा भारत ने अप्रूव किया है $900 मिलियन का रिलीफ यहाँ पे प्रोवाइड किया है। हम लोग इतना पैसा प्रोवाइड करवाएंगे ताकि श्रीलंका अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकल पाए। लेकिन उससे पहले यार वीडियो को लाइक कर देना, आज मैं आप लोगों से कहना भूल चुका हूँ, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो, और टारगेट हमारा वही 5K लाइक्स का है। कल भी आप लोगों ने 5000 पहुंचा दिए, परसों तो बहुत ही ज़्यादा लगभग 6000 के आसपास यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो आज भी वैसे यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दो यार, लाइक करके सपोर्ट मिलता है और दूसरी जगह पर दूर तक यहाँ पर वीडियो रीच करता है, यूट्यूब उसको आगे रिकमेंड भी करता है और काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ यार हम लोग कर रहे हैं, तो उसकी तरफ से एक सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें वैसे भी आपको यार फ्री में मिल रही हैं। ठीक है, इसमें कोई पेड वगैरह आप कोई कंटेंट है ही नहीं, कोई यहाँ पर आपसे पैसा वगैरह चार्ज किया नहीं जा रहा है, तो आप लोग अपना जो चार्ज है वो एक लाइक करके यहाँ पर भर सकते हो। ठीक है, अब इस आर्टिकल में चर्चा क्या की गई है इंडिया श्रीलंका को लेकर। मैंने आपको बताया कि हमने काफ़ी सारा पैसा ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन अभी श्रीलंका ने बोला
हमारे पास पावर क्राइसिस क्रिएट हो रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन पाएगी आने वाले टाइम पर, हमारे यहाँ पे पावर क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो इंडिया ने इस क्रेडिट को बढ़ा दिया है, $500 मिलियन से इस क्रेडिट को बढ़ा दिया गया, मतलब अलग से $500 मिलियन और यहाँ पर ट्यूसडे में यहाँ पर भारत ने दिया है, एक तरीके से एक्सटेंड किया है। इसको बोला गया है हम लोग इतना पैसा भी प्रोवाइड करवाएंगे ताकि श्रीलंका के अंदर ये पावर क्राइसिस ना आए, क्योंकि श्रीलंका ने बोला पावर क्राइसिस काफ़ी आ चुके हैं, आने वाले टाइम पर हमारे यहाँ बिजली नहीं आएगी, खत्म हो जाएगी और बहुत कट डाउन किया जाएगा, इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कोविड-19 की टाइम पर हॉस्पिटल्स के अंदर बिजली नहीं आएगी तो आप समझ सकते हो काफ़ी परेशानियां क्रिएट हो सकती है, प्लस उसके बाद इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं चल पाएंगी, तो इससे इनके इकोनॉमिक के अंदर और क्राइसिस आ सकते हैं। तो इसी की वजह से यहाँ पर इनका कहना यह है कि हम लोग को सपोर्ट चाहिए, तो इंडिया ने सपोर्ट किया भी है। अब आप कहोगे इंडिया क्यों सपोर्ट कर रहा है इतना, इंडिया इतने पैसे दे रहा है, सही रहेगा? देखो बिल्कुल ऐसी बात है कि हाँ सही नहीं रहेगा एग्जैक्टली, लेकिन हो क्या रहा है, हमारी आज के टाइम पर एक मजबूरी बन चुकी है। क्यों बन चुकी है? क्योंकि चाइना का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस बन चुका है श्रीलंका के अंदर। अब यहाँ पर इंडिया सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करवाएगा तो क्या करेगा, ये चाइना के पास जाएगा। हालांकि चाइना भी सामान नहीं देगा, चाइना भी पैसा प्रोवाइड आज के टाइम पर नहीं करवा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी श्रीलंका को अभी क्या करना है, $8 बिलियन पे करना है चाइना को। तो आप अपने आप में समझ सकते हो एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि चाइना को पे करना है। हालांकि इंडिया को भी बहुत सारा पैसा चुकाना है श्रीलंका को, ठीक है, मतलब श्रीलंका हम लोग को चुकाएगा, लेकिन अभी देख पाओगे क्राइसिस इतने ज़्यादा हैं, इसके बावजूद ही भारत पैसा इसलिए प्रोवाइड करवा रहा है ताकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो श्रीलंका में और ज़्यादा एक्सटेंड ना हो जाए। ठीक है, होगा फिर क्या लास्ट में ये हम लोग देख पाएंगे, श्रीलंका ये करेगा कि भाई हमारी ये वाली ज़मीन है, ये वाली जगह है, इसको उठाओ और इसको यहाँ पर लीज पर ले लो और हमें माफ़ करो। इस प्रकार के सिनेरियो भारत को और कंसर्न में डाल देगा, क्योंकि चाइना का जो यहाँ पर आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट है वो तो लगातार बढ़ ही रहा है, प्लस चाइना पूरी तरह से श्रीलंका के अंदर बैठ जाएगा, जिससे यहाँ पर भारत को कंसर्न देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? अब चलते हम लोग अपने एडिटोरियल्स के ऊपर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। नाउ आते हैं एडिटोरियल पर। पहला आर्टिकल आप देख पाओगे हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा की गई है। इस एडिटोरियल में इन्फ्लेशन के बारे में चर्चा की गई है, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद जो नेक्स्ट एडिटोरियल है यहाँ पर आप देख पाओगे ये वाला है, केरला के सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा की गई है, कल ही डिस्कस किया है, आज हम लोग यहाँ पर इसको कवर नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दो आर्टिकल हैं बहुत इंपॉर्टेंट, अपने आप में यूनिक आर्टिकल है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये बात करता है येमेन के सिविल वॉर के बारे में, और ये जो दूसरा वाला आर्टिकल है यहाँ पर ये बात करता है जीनोसाइड को रोकने के लिए, ठीक है। इंडिया का क्या रोल यहाँ पर देखने को मिलेगा, प्लस इंडिया यहाँ पर कुछ कॉन्वेंशंस का पार्ट है, लेकिन आज के टाइम पर वो सारी चीज़ें डोमेस्टिक लेवल पर फॉलो नहीं हो पा रही हैं, ऐसा यहाँ पर ऑथर ने बोला है। तो डिस्कस करेंगे आखिरकार यहाँ पर ऑथर क्या इशू डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसी आर्टिकल से शुरुआत करते हैं। चलो अभी क्या बोला गया, येमेन के अंदर क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसके बारे में, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है इस एडिटोरियल के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर नीचे कॉपी पेस्ट कर दी, क्योंकि आर्टिकल के अंदर चीज़ें अच्छे से नज़र आएंगी नहीं, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर नीचे यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब अगर हम लोग बात करें तो बोला गया नए ईयर की शुरुआत हुई, और ये जो शुरुआत है ये येमेन के लिए काफ़ी गंदी शुरुआत हुई है। हुआ क्या, 2 जनवरी में जो हौदीज़ हैं, अब जो हौदी यहाँ पे येमेन के अंदर देखने को मिलेंगे, इन्होंने क्या किया, एक यूएई फ्लैग शिप को हाईजैक किया, और इनफैक्ट यहाँ पर उन्होंने जो शिप को हाईजैक किया है ना उसमें 7 इंडियंस थे। तो 7 इंडियंस आज के टाइम पर यहाँ पर हाईजैक किए गए हैं, और वो आपको येमेन के अंदर देखने को मिलेंगे। येमेन के अंदर हौदी रेबल ने ये काम किया है। मैं आप लोगों को पहले एक मैप दिखाता हूँ ताकि आप लोग यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पाओ और यहाँ पर देख पाओ एग्जैक्टली कहाँ कहाँ की बात हो रही है। काफ़ी सारे मैप्स मैंने लगा रखे हैं, पहले तो एक डिटेल्ड मैप मैंने लगा रखा है। हाँ, ये वाला मैप देखो, येमेन यहाँ पर नज़र आएगा, इसी के बारे में पूरे आर्टिकल में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। येमेन का जो ये वाला जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर हौदी रेबल पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। येमेन के अंदर अपने आप में सिविल वॉर छिड़ी हुई है, गृह युद्ध यहाँ पर चली रहा है, आप देख पाओगे लंबे समय से। एक तरफ इनकी सरकार है इधर की साइड, दूसरी तरफ यहाँ पर जो ये वाला एरिया यहाँ पर हौदी रेबल हैं, दोनों यहाँ पर एक तरीके से चाहते हैं इस येमेन को कंट्रोल करना। लेकिन होता क्या है, जो येमेन की सरकार है इधर की साइड, इसको सपोर्ट मिल रहा है यूएई का और सऊदी अरेबिया का। उसके बाद जो हौदी हैं इनको सपोर्ट मिल रहा है ईरान का। तो ये यहाँ पर अपने आप में कंसर्न है, ठीक है। तो आप कह सकते हो यानी कि जो ये हौदी रेबल हैं इनकी जो दुश्मनी है वो सऊदी अरेबिया यूएई से भी नज़र आएगी। तभी आपने देखा कि अभी जो परसों वाली बात थी वो ये थी कि यहाँ पर हौदी रेबल ने एक ड्रोन अटैक किया था यूएई के ऊपर यहाँ पर, ठीक है। एक ड्रोन अटैक यहाँ पर कर दिया था, जिसकी वजह से जो कल ट्यूसडे था, कल यहाँ पर सऊदी अरब ने वापस से यहाँ पर इनके ऊपर अटैक किया है, और वापस से अटैक करने पर येमेन के अंदर भी बहुत सारे लोगों की जान गई है। तो क्लियर हुआ, मैप आप लोगों ने देखा अच्छे से। अब हम लोग आर्टिकल पर आते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन हो ना। हमने ये देख लिया। अब उसके बाद बोला गया कि देखो
इन्होंने ड्रोन अटैक किया, उस ड्रोन अटैक में यहाँ पर लगभग 2 इंडियंस की जान गई है, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक पाकिस्तानी की जान गई है। अब इन सब चीज़ों के देखते हुए सऊदी अरेबिया ने रिटेलिएशन में यहाँ पर बॉम्बार्डमेंट कर दिया है साना एयरपोर्ट का। साना एयरपोर्ट, साना क्या है, एक येमन की कैपिटल है, ठीक है, जो कि आज के टाइम पर हौदी रेबल के कंट्रोल में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर उसके ऊपर अटैक किया और इस अटैक में बहुत सारे लोग की जान गई है। अगर हम लोग बात करें पिछले 2 साल से यहाँ पे लड़ाई हो रही है, खासकर मारिब रीजन के लिए। जो मारिब वाला रीजन आपको प्रोविंस देखने को मिलेगा, वहाँ पर एक तरीके से चाह रहे हैं दोनों का कंट्रोल हो जाए। एक तरफ यहाँ पर हौदीस चाहते हैं यहाँ पर इनका पूरी तरह से कंट्रोल उसके ऊपर बना रहे, दूसरी तरफ देख पाओगे यूएई चाहता है यहाँ पर कि उनका कंट्रोल हो जाए। इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है, इसके बारे में आगे चर्चा की जाएगी। इस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पर ये समझा दिया तो फिर जो रिदम है ना वो टूट जाएगा। तो अभी हम लोग बात करें एग्जैक्टली टॉपिक पर आते हैं। तो इन्होंने बोला यमन के अंदर जो युद्ध है, जो ये गृह युद्ध आपको देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर अब की बार जो आने वाले साल में, जो मतलब जो साल चल रहा है हमारा, जो मार्च का महीना आने वाला है, इस मार्च में इस युद्ध को 7 साल पूरे हो जाएंगे। और 2021 की एंड तक बताया गया इस पूरे युद्ध के अंदर लगभग 3,50,000 येमनीज की जान जा चुकी है। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा यहाँ पर यह वॉर देखने को मिलेगा। इसके अंदर 3.5 लाख लोगों की जान जा चुकी है, और ज़्यादातर लोगों की जान पता है किस बेसिस पर गई है, कोई गोलियां बारियां नहीं चली हैं। हुआ क्या है, लोगों को खाने को नहीं मिला, साफ पानी नहीं मिला, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं मिली। इन सारे क्राइसिस की वजह से गरीबी इतनी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हुई और इतने सारे लोग की जान गई। उसके बाद बताया गया आज के टाइम पर यमन के अंदर 75% जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं, मतलब गरीबी की रेखा से भी नीचे आ चुके हैं। ये सिचुएशन आज के टाइम पर यमन के अंदर देखने को मिली है। क्लियर हुआ? तो यमन में क्या चल रहा है आपने ये समझा। और अभी जो मार्च का महीना है उसमें 7 साल हो जाएंगे यमन की वॉर को। अब हम डिस्कस करें यमन की वॉर आखिरकार स्टार्ट होती कैसे है, ठीक है। तो इसके पीछे का देखो रीज़न है अरब स्प्रिंग। होता क्या यहाँ पर, एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे यमन के अंदर, अली अब्दुल्ला सालेह, ठीक है। अब होता क्या यहाँ पर, अली अब्दुल्ला सालेह यहाँ पर आप देख पाओगे 1978 से लगभग प्लेस में यहाँ पर देखने को मिलते हैं, एक तरीके से कंट्रोल करते हैं यमन को। लेकिन उसके बाद इनको स्टेप डाउन करना पड़ जाता है, इनको अपनी यहाँ पर एक तरीके से सत्ता है वो छोड़नी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अरब स्प्रिंग आ जाता है। अरब स्प्रिंग यहाँ पर 2012 के अंदर देखने को मिलता है। अरब स्प्रिंग बेसिकली एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था। तो यहाँ पर ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा तगड़ा रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि इनको क्या करना पड़ा, इनको छोड़ना पड़ा। अरब स्प्रिंग यहाँ पर एक एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट था, जो कि यहाँ पर अरब नेशंस के अंदर उठा था 2010 के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये बढ़ता रहा, ठीक है, बढ़ता रहा। पहले टूनिशिया के अंदर देखने को मिला, टूनिशिया के साथ साथ फिर उसके बाद लीबिया, इजिप्ट, येमन, सीरिया, बहरीन के अंदर ये प्रोटेस्ट बढ़ चुका था। तो येमन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चपेट में आ चुका था, और इसकी वजह से जो रूलर थे जैसे कि ज़ाइन एल एबेडन, मुबारक, उसके बाद अली अब्दुल्ला सालेह, इन सब ने हट गए थे ये लोग। इन्होंने देखा यहाँ पे हम लोग पीछे ही हट जाते तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सरकार के खिलाफ में प्रोटेस्ट हुए, और ये जो सरकार है येमन के अंदर से वो हट गई। अब जब सरकार हटी 2012 के अंदर ये सारी सिचुएशन हुई, जब ये सब कुछ देखा गया किसके थ्रू, हौदीस के थ्रू। तो इन्होंने देखा सरकार तो बहुत कमज़ोर है। 2012 में गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए और उसमें हट गई सरकार ने स्टेप डाउन कर लिया। तो हौदीस ने देखा एक वीक गवर्नमेंट है ये, है ना। अब वीक गवर्नमेंट होने की वजह से इन्होंने अब फोकस करा कि हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग को एक नेशनल गवर्नेंस के अंदर इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं हम सत्ता में आएँ और हम लोग यहाँ पर इस पूरे नेशन का जो डिसीजन मेकिंग है वो अपने हाथ में लेकर आएँ। ये यहाँ पर हौदीस के अंदर फिर उसके बाद ये यहाँ पर ख्याल आया। फिर उसके बाद आप कह सकते हो ये चीज़ें आगे बढ़ती रही। उसके बाद आज के टाइम पर ये अपने आप में एक सिविल वॉर बन चुका है। एक तरफ आपको सरकार तो देखने को मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ येमन के हौदी रेबल्स खड़े हो चुके हैं, जिनके बीच में हमेशा डिस्प्यूट है कि हम लोग यहाँ पर इस रीजन को लीड करेंगे। एक तरफ सरकार बोलती है हम लीड करेंगे, एक तरफ यहाँ पर हौदी रेबल्स बोलते हैं हम लोग यहाँ पर इसको लीड करेंगे। क्लियर हुआ? सिचुएशन समझ में आ चुकी है एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा था। अब होता क्या यहाँ पर, ये सारी सिचुएशन देखने को मिली। हौदी रेबल्स ने देखा कि हाँ सरकार यहाँ पर कमज़ोर है, उसके बाद ये लोग सत्ता में आने की तरफ आगे बढ़ने लगे, ठीक है, आगे पूरी तरह से बढ़ने लगे, कंट्रोल करने लगे चीज़ों के ऊपर। फिर होता क्या है, धीरे धीरे जो येमन की आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, जो कि सरकार के मतलब फेवर में हुआ करती थी, लेकिन सरकार वहाँ पे चली गई, सरकार स्टेप डाउन कर चुकी है। तो येमन की जो आर्म्ड फोर्सेस है वो भी कहीं ना कहीं हौदीस को ज्वाइन करने लगी, इनको यहाँ पर इन रेबल्स को ज्वाइन करने लगी, ताकि कंट्रोल कर सकें इस पूरे कंट्री के ऊपर। ये सिचुएशन क्रिएट हुआ। फिर उसके बाद जैसे ये देखा गया येमन की फोर्सेस किसको ज्वाइन कर रही हैं, हौदी रेबल को ज्वाइन कर रही हैं, तो ये अपने आप में एक कंसर्न उठ चुका था सऊदी अरेबिया के अंदर। और सऊदी अरेबिया ने देखा यार ये तो काफ़ी सारी परेशानियां उठ रही हैं, और फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया ने बॉम्बिंग करनी शुरू कर दी। सऊदी अरेबिया ने बोला येमन के ऊपर बॉम्बिंग करेंगे क्योंकि ये चीज़ें रोकनी है हमें। उसके बाद बॉम्बिंग की स्टार्टिंग हो चुकी थी 26 मार्च 2015 से। 2015 से लेकर 2021 तक, क्योंकि अभी 2022 का हमारे पास कोई डेटा नहीं है, 2022 में हम चल रहे हैं, 2015 से लेकर 2021 तक आप कह सकते हो
25,000 सऊदी अटैक हो चुके हैं यमन के ऊपर। मतलब सऊदी अरेबिया ने एयर अटैक 25,000 के आसपास किए हैं यमन के ऊपर लगभग इतने सालों के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि क्या सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। उसके बदले में यमन ने भी यहाँ पर उसको रिटेलिएट करने के लिए 4,000 मिसाइल और ड्रोन अटैक किए हैं। तो बदले में यहाँ पर यमन भी इधर से अटैक कर रहा है। जैसा आपको इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है ना, उसी प्रकार का आपको ये देखने को मिलेगा, जहाँ पर सऊदी अरेबिया और यमन यहाँ पर आपस में एक तरीके से लड़ रहे हैं और बहुत लंबा समय हो चुका है, ये वॉर लगातार जारी है। क्लियर हुआ। और बोला गया जो हौदी हैं इनको यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है ईरान की साइड से। यहाँ पर आप देख पाओगे एग्जैक्टली मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको यमन नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पर सऊदी अरेबिया पर अटैक करे, सऊदी अरेबिया इस पर अटैक कर रहा है। और 2015 से लेकर 21 के बीच तक 25,000 के आसपास यहाँ पर सऊदी अरेबिया ने एयर अटैक कर दिया यमन के ऊपर। और यहीं पर लोग काफ़ी हद तक मर रहे हैं। आप लोगों को ये पता है, भूख की वजह से, गंदे पानी की वजह से, सही से खाना नहीं मिल पा रहा है, उन सब चीज़ों की वजह से। लेकिन जो हौदी रेबल्स हैं इधर की साइड, इनको सपोर्ट मिल रहा है ईरान का। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, जो कि अभी आर्टिकल के अंदर मेंशन किया है। तो अभी ईरान भी चर्चा में आ चुका है, ठीक है। अब बोला गया देखो जितना भी बवाल आज के टाइम पर देखने को मिल रहा है, इसके पीछे एक जियोपॉलिटिकल कंपटीशन है। जियोपॉलिटिकल कंपटीशन का मतलब जो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ये लोग क्यों यमन के पीछे पड़े हुए हैं इतना, ये लोग क्यों इतना सिविल वॉर में यहाँ पर टांग अड़ा रहे हैं? क्योंकि इनका अपना खुद का एक इंटरेस्ट है, ऐसा यहाँ पर ऑथर बोलता है, ठीक है। यहाँ पर इनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी यहाँ पर है यमन के आसपास जो कि इनको फ़ायदा दे सकती हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो ये काफ़ी हद तक चर्चा में देखने को मिलता है। तो हमने देखा 7 साल से लगातार फाइट जारी है, जो कॉन्फ्लिक्ट है ये लगातार चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया एक पोर्ट है हौदियादा पोर्ट, ये जो बंदरगाह है ये अभी हौदी के कंट्रोल के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है, ये बताया गया। और यूएई आज के टाइम पर सपोर्ट करता है एक सेपरेटिस्ट कंपनी को, सेपरेटिस्ट एंटिटी को, जिसको बोलते हैं सदर्न ट्रांजिट काउंसिल, ठीक है। तो सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल आपको ये देखने को मिलेगा, जिसको यूएई सपोर्ट करता है। बेसिकली यहाँ पर बोला गया साउथ के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। तो यूएई आज के टाइम पर कौन सी टेरिटरी कंट्रोल कर रहा है? तो यमन की जो टेरिटरी है, खासकर एडन के इधर वाली, तो ये जो यूएई है वो यहाँ पर आप देख पाओगे ये वाली टेरिटरी कंट्रोल करता हुआ नजर आएगा, सदर्न साइड वाली, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ। तो यूएई आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इधर येमन की टेरिटरी, काफ़ी सारी टेरिटरी जो सदर्न साइड में है, नीचे का हिस्सा है, वो आज के टाइम पर कंट्रोल करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एडन को कंट्रोल करता है और भी बहुत सारी यहाँ पर टेरिटरीज को कंट्रोल करता है। उसके बाद क्या हुआ, जो यूएई और सऊदी अरेबिया है, दोनों आज के टाइम पर जो टेरिटोरियल वाटर है ना, इसके अंदर इंगेज देखने को मिलेंगे। मतलब यूएई और सऊदी अरेबिया कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो येमन का है इनको मिले और वहाँ से लोग व्यापार करें, वहाँ से यहाँ पर ये लोग कुछ ज़्यादा यहाँ पर कमा सकें। जैसे कि यहाँ पे चर्चा की गई है कि देखो एक है बाब अल मंडेब स्ट्रेट, ये जो बाब अल मंडेब स्ट्रेट है, मैं आपको अभी मैप में दिखाऊंगा, पहले ये समझ लो। चलो मैप में दिखाई देता हूँ पहले मैं आपको। ये स्ट्रेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगेन ये दूसरा मैप है, यहाँ पे येमन नजर आएगा, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान। अब ये जो स्ट्रेट है बाब एल मंदेब स्ट्रेट, जो सऊदी अरेबिया, यूएई ये चाहते हैं कि यहाँ पर इस वाले स्ट्रेट पर कंट्रोल मिल जाए इनको, ठीक है। तो इसी वजह से लगे पड़े हैं येमन के अंदर। अब इस वाले स्टेट के अंदर कंट्रोल मिल जाएगा तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा एरिया इनको मिलेगा। कैसे? क्योंकि ये जो बाब एल मंदेब स्ट्रेट है, ये एक जगह है जो कि दुनिया भर के 10% व्यापार को कंट्रोल करती है। आगे रेड सी नजर आएगा, रेड सी के बाद आपको स्वेज कैनाल नजर आएगा। स्वेज कैनाल वही है जहाँ पर शिप अटका था, पिछले साल की बात है ना। तो यहाँ पर स्वेज कैनाल नजर आएगा, उसके बाद मेडिटेरेनियन सी नजर आएगा। तो बहुत सारा व्यापार दुनिया भर का इसी स्ट्रेट से होता है और ये आप देख पाओगे येमन के बिल्कुल जस्ट बराबर में है। तो यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों मिलकर यहाँ पर फोकस करता है कि ये वाला एरिया इनके कंट्रोल में आ जाए। उसी वजह से आज के टाइम पर आप देख पाओगे कंट्री में लगे पड़े हैं। क्लियर हुआ। और मैंने आपको बताया जो बाब अल मंदब स्ट्रेट है ये कनेक्ट होता है स्वेज कैनाल से आगे यूरोप से, ठीक है। और जो दुनिया भर का 10% का व्यापार है वो इसी एरिया से होता है। और 2050 तक ये जो व्यापार है ये 10% से बढ़कर 8 मतलब आप कह सकते हो 4.7 ट्रिलियन का हो जाएगा। 4.7 ट्रिलियन डॉलर्स तक का देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कंट्रीज़ की जीडीपी ग्रो होंगी तो 2050 तक ये व्यापार अपने आप में और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। जीडीपी इंक्रीज होगी कंट्री की लगभग $1 ट्रिलियन से लेकर $6.1 ट्रिलियन तक। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह होने वाली है आने वाले टाइम पर। तो कंट्रीज़ यानी सऊदी अरेबिया, यूएई के लिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आज के टाइम पर इन क्राइसिस के अंदर ये दोनों कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। उसके बाद बताया गया यूएई आज के टाइम पर बहुत सारे जो पोर्ट्स है, बहुत सारे जो बंदरगाह हैं, बहुत सारे आइलैंड आपको रेड सी में देखने को मिलेंगे, उनको कंट्रोल करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखा दिया है, मैं आपको फिर से मैप में दिखाता हूँ। देखो मैं मैप में बार बार इसलिए लेकर चल रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। यहाँ पर यूएई ये है, यूएई आज के टाइम पर रेड सी में बहुत सारे आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे बंदरगाह देखने को मिलेंगे। उन बंदरगाह, उन आइलैंड्स को यहाँ पर यूएई कंट्रोल करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये चाहते हैं कि इस कंट्रोल को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, उसके लिए येमन के अंदर शांति चाहिए। हौदी
हाउदी रिबल्स को यहाँ पर टैकल करना पड़ेगा, लेकिन हाउदी रिबल्स यहाँ पर समझते नहीं। हाउदी रिबल्स को यहाँ पर अपने आप में पूरा रीजन चाहिए, ये यहाँ पर जो मुद्दा है चलता रहता है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया जो यूएई है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर अपना मिलिट्री प्रेजेंस यहाँ पर दे रखा है इस रीजन के अंदर, पोर्ट्स डेवलप कर रखे हैं, ठीक है, पूरी तरह से यहाँ पर ये लोग व्यापार करने के मूड में आपको देखने को मिलेंगे, ये सब काम आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या बताया गया कि यूएई इतना तो चाह ही रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पर यूएई चाहता है जो पेरिम आइलैंड है या फिर आप कह सकते हो सोकोत्रा आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, इसको भी यहाँ पर कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर ये आइलैंड्स कहाँ पर, मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, ये आप देख पाओगे, ये पेरिम आइलैंड हो गया, ठीक है, इधर आपको सोकोत्रा आइलैंड देखने को मिलेगा, ये यमन नजर आया, ऊपर जाओगे तो यूएई नजर आएगा। तो इन आइलैंड्स को भी आज के टाइम पर कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन क्या होता है, येमन ये काम करने नहीं दे रहा है, क्योंकि येमन को सपोर्ट मिल रहा है ईरान की साइड से, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हौदी रेबल्स हैं ये यहाँ पर आप देख पाओगे ये करने नहीं दे पा रहे हैं। अब ये करने नहीं दे रहे हैं, इसी की वजह से वॉर और ज़्यादा बढ़ जाता है। जो यूएई सऊदी अरेबिया है वहाँ की सरकार को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ताकि जो सरकार है वो सऊदी अरेबिया और यूएई को सपोर्ट करें, आपस में इनका एक कोऑपरेशन रहेगा, तो डेफिनेटली आगे येमन के साथ बहुत कुछ मिलकर कर पाएंगे। लेकिन हौदी रेबल इनके साथ कभी कोऑपरेट करते नहीं है, वो ईरान के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तो इसी वजह से इन हौदी रेबल्स और सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। क्लियर हुआ, बहुत सिंपल शब्दों में यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। अब यह हुआ, अब सऊदी अरेबिया का जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपने देखा कि जो सदर्न टेरिटरी है वहाँ पर यूएई अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है कि मुझे ये जगह चाहिए, मुझे यहाँ पर कंट्रोल पाना है। अगर सऊदी अरेबिया की बात करें तो यहाँ पर अल महारा प्रोविंस हो गया, ठीक है, ये आप देख पाओगे ओमान टेरिटरी के पास में आपको टच हुआ था वह नजर आ जाएगा, ठीक है। जो अल महारा प्रोविंस है उसको यहाँ पर पूरी तरह से सऊदी अरेबिया का मतलब इंटरेस्ट है, उसके अंदर सऊदी अरेबिया चाहता है कि वो एरिया उसके पास है, उस एरिया को वो यहाँ पर कंट्रोल करे, तो अगेन वही सिचुएशन देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ। अब सऊदी अरेबिया का इंटरेस्ट है कि यहाँ पर एक ऑयल पाइपलाइन को बनाया जाए, कहाँ से, निश्तून पोर्ट से, जो अरेबियन सी है उसके अंदर बनाया जाए, जो कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से क्रिएट होगा, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया बहुत कुछ चाहता है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, ये आपको अल महारा प्रोविंस देखने को मिलेगा, ऊपर सऊदी अरेबिया चाहता है कि ये वाला हिस्सा मिले इसे, और ये वाला हिस्सा मिलने के बाद यहाँ पर ये लोग ऑयल का भी यहाँ पर मामला एक तरीके से ऑयल का व्यापार करें, ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद सऊदी अरेबिया एक हिस्सा ऊपर की साइड भी चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज आ जाता है, और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ईरान पूरी तरह से कंट्रोल करता है, तो सऊदी अरेबिया के भी आज के टाइम पर जो इंटरेस्ट है वो फुलफिल होते हुए नजर आ नहीं रहे हैं। क्लियर हुआ, ये आपको देखने को मिलेगा। अब मैंने आपको बताया ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अब जो दोनों कंट्रीज का विवाद है, अब उसको मारिब रीजन के अंदर देखने को मिलेगा। अब हो क्या रहा है, मारिब रीजन के अंदर आज के टाइम पर ये जो मारिब वाला रीजन है, ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा किसी का कंट्रोल देखने को मिलेगा नहीं। अब चाहती है ये कंट्री सऊदी अरेबिया और यूएई चाहते हैं कि मारिब रीजन इनके कंट्रोल में आ जाए, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पर जो हौदी रिबल्स है इधर वो चाहते हैं कि डेफिनेटली जो मारिब रीजन है वो इनके कंट्रोल में आए, क्योंकि मारिब रीजन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रीजन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया इस शहर के अंदर लगभग 2 मिलियन की पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इन मतलब इस एरिया के अंदर बहुत सारा कंट्री का ऑयल, गैस, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो अभी जो हौदीज़ हैं उनका मेन फोकस है कि जो यूएई के सपोर्ट फोर्स है, जो यूएई यहाँ पर सपोर्ट अपनी फोर्सेस भेज रखी है, यूएई यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है किसके अंदर, येमेन के फोर्सेस को सपोर्ट कर रहा है और बोल रहा है कि यहाँ पर मारिब रीजन को कंट्रोल किया जाए, तो हौदीज़ यहाँ पर इसको रोक रहे हैं। और इसकी चक्कर में आप देख पाओगे हौदीज़ ने एक ड्रोन अटैक भी किया था यूएई के ऊपर मंडे में, जिसका रिस्पॉन्स में अभी हौदीज़ के अंदर भी अटैक देखने को मिला। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया लास्ट में हौदी का जो गेम प्लान है वो क्या है। आज के टाइम तक ऑथर ये बोलते हैं हौदीज़ का जो गेम प्लान है वो ये है कि अपने आप को क्या करना है, अपने आप को हमें थोड़ा सा मेंटेन करना है, अपने आप को फंक्शनिंग में लेकर आना है, मारिब के ऊपर अपना एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आना है, साथ ही साथ यहाँ पर मारिब के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ अपने आप को एक इंटरनेशनल रिकग्निशन और ह्यूमन असिस्टेंस लेकर आना है। मतलब कि जो खासकर हौदी रिबल्स हैं, ठीक है, मैं आपको एग्जैक्टली मैप में बताता हूँ। यहाँ पर आप देख पाओगे ये वाला मैप आप जब देखोगे तो ये लोग चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर इस पूरे जगह को कंट्रोल करें, अपनी यहाँ पर हम लोगों को एक नेशनल इंपॉर्टेंस मिले, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मिले, दुनिया भर की कंट्रीज जाने कि हाँ भाई यहाँ पर हौदीज़ का कंट्रोल है, उनके हिसाब से जाना जाए, ठीक है। इनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मिले, काफ़ी सारा पैसा मिले, जिसकी मदद से ये लोग आगे यहाँ पर इस एरिया को डेवलप कर पाएँ। तो ये चीज़ें आज के टाइम पर नज़र आ रही हैं। तो एग्जैक्टली ये आपको देखने को मिलेगा। येमेन के बारे में मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं जो कि यहाँ पर ऑथर ने समझाई हैं, ठीक है। आर्टिकल बहुत लंबा चौड़ा था, लेकिन आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। मैंने आपको बता दिया, अरब स्प्रिंग के बारे में बताया, जो पॉलिटिकल कंपटीशन क्या लगा पड़ा है इनके बीच में वो बता दिया, हौदीज़ का गेम प्लान क्या है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है प्रिवेंटिंग जीनोसाइड करके। बोला गया देखो ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि जो इंटरनेशनल लीगल प्रोटेक्शंस हम लोग को देखने को मिलते हैं अगेंस्ट जीनोसाइड, वो हमारे कंट्री के अंदर भी लागू हों। जीनोसाइड क्या होता है? जीनोसाइड होता है एक नरसंहार, मतलब बहुत ज़्यादा कगार में लोगों को मार देना, उसको बोलते हैं हम लोग जीनोसाइड। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पर, ये जो जीनोसाइड है इसको लेकर भारत के अंदर कोई प्रोविजन देखने को मिलेंगे नहीं। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, इस जीनोसाइड को लेकर कुछ लॉज अपने डोमेस्टिक लेवल पर, अपने कंट्री के लेवल पर बनाना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? तो यहाँ पर ऑथर बोलती हैं, भी रिसेंटली आपने हेट स्पीच वाला मुद्दा देखा होगा, है ना। हेट स्पीच दी गई थी याति नरसिंहानंद के थ्रू। अब इन्होंने हरिद्वार में हेट स्पीच दिया, और हेट स्पीच दिया मुस्लिम्स के अगेंस्ट में, और इनकी हेट स्पीच में कहीं ना कहीं ये था कि यहाँ पर मुस्लिम्स के ऊपर एक जीनोसाइड की जाए। ठीक है, यहाँ पर हत्याकांड एक बहुत बड़ा देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं ये टारगेट कर रहे थे एक माइनॉरिटी को। ठीक है, एक माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा था, और अपने आप में बहुत बड़ी कंसर्न वाली बात है ये। कहीं ना कहीं यहाँ पर जीनोसाइड को प्रमोट करना किसी कंट्री के अंदर अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत है, ये यहाँ पे ऑथर बोलती हैं। और इसमें खास बात यह है कि भारत कहीं ना कहीं कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड ऑफ 1948 का पार्ट है। भारत ने इस कन्वेंशन को साइन कर रखा है, भारत ने ये कन्वेंशन के साथ अग्रीमेंट कर रखा है। मतलब कि भारत जीनोसाइड के खिलाफ है, भारत जीनोसाइड को रोकेगा, भारत जीनोसाइड के क्राइम के अगेंस्ट में जाएगा, जो भी करेगा ये जीनोसाइड उसको पनिशमेंट देगा। भारत ने इसको साइन कर रखा है, लेकिन फिर भी इंडिया में डोमेस्टिक लेवल पर जीनोसाइड के रिगार्डिंग कोई लॉस देखने को मिलेंगे नहीं। ठीक है, मतलब ये जो हत्याकांड हो रहा है इसको लेकर डोमेस्टिक लेवल पर कोई लॉस नजर नहीं आएंगे, ऐसा यहाँ पर ऑथर मेंशन करती हैं। क्लियर हुआ? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को यहाँ पर डिटेल में प्रोवाइड करवाऊंगा। अभी आर्टिकल में नज़र आ रही होंगी, अब यहाँ पे आपको डिटेल में नजर आएंगी। मैंने आपको एक्जैक्टली बता दिया क्या क्या चीज़ें देखने को मिली हैं। उसके बाद यहाँ पर इंडिया, यहाँ पर इसका एक सिग्नेटरी है, इंडिया यहाँ पर कन्वेंशन, इस कन्वेंशन का पार्ट है। अब बेसिक पर्पज़ क्या है ये जानना कि इस कॉन्वेंशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देखो, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उससे पहले जान लेना जो जीनोसाइड टर्म है। मैंने आपको जीनोसाइड टर्म का मतलब भी बता दिया है कि ज़्यादा मात्रा में लोगों को मार देना। तो जो राफेल लैम्किन थे, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर ये टर्म का इस्तेमाल किया था जीनोसाइड का 1946 के अंदर, 1946 की बात है। ठीक है, तो क्यूबा, इंडिया और पनामा इन्होंने मिलकर को स्पॉन्सर किया एक जनरल असेंबली रिजोल्यूशन को, जनरल असेंबली रिजोल्यूशन लेकर आए जिसका नाम था 96 क्लॉज 1A। ठीक है, अब क्लॉज 1 यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, इसमें बोला गया जो जीनोसाइड है उसको एज अ क्राइम ट्रीट किया जाए। ठीक है, तो इंडिया ने कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत करी थी कि हाँ बिल्कुल जीनोसाइड एक क्राइम के तौर पर देखना चाहिए इंटरनेशनल लॉ के अंदर में। ठीक है, तो जीनोसाइड जो है यहाँ पर एक क्राइम है, ऐसा यहाँ पर रिजोल्यूशन लाया गया था। फिर इसको आगे बढ़ाया गया और इस रिजोल्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था। ठीक है, अब ड्राफ्ट करने के बाद आप कह सकते हो इसको जनरल असेंबली ने पास भी कर दिया था 1948 में, और तब से ये वर्क कर रहा है। 1951 में एग्जैक्टली ये वर्किंग में आया, और तब से अभी तक लगभग 150 कंट्री यहाँ पर इस कन्वेंशन का पार्ट है, इस एग्रीमेंट का पार्ट है, जिसकी नींव भारत और कुछ कंट्रीज ने मिलकर रखी थी। इन्होंने नींव ये रखी थी कि जीनोसाइड के अगेंस्ट में हम लोग काम करेंगे, और आज के टाइम पर 150 नेशन इसको अग्री कर चुके हैं कि हाँ हमारे कंट्री के अंदर जीनोसाइड होगा तो उसके खिलाफ में हम लोग यहाँ पर डेफिनेटली काम करेंगे और उसको ख़त्म करेंगे, और जो भी करेगा उसको हम लोग पनिशमेंट कर देंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर यह बताया गया। और जीनोसाइड जो कन्वेंशन है इसका मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जीनोसाइड को प्रिवेंट किया जाए। वही वापस से इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि अगर कोई यहाँ पर इसको प्रमोट करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाए, उसको सजा दी जाए कड़ा से कड़ी। अब उसके बाद बताया गया इस कन्वेंशन के अंदर कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस है, कुछ लीगल यहाँ पर जिम्मेदारियां देखने को मिलेंगी कंट्रीज़ के ऊपर। वो जिम्मेदारियां क्या हैं? मान लो कोई भी कंट्री यहाँ पर इस कन्वेंशन का पार्ट है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके पास जिम्मेदारी है कि वो जीनोसाइड अपने कंट्री के अंदर बिल्कुल भी ना होने दे। ठीक है, जीनोसाइड को रोके, उसके बाद जो भी कर रहा है जीनोसाइड उसको पनिश करे। ये सारी बातें इस कन्वेंशन के आर्टिकल 1 में लिखी गई हैं। साथ ही साथ आर्टिकल 5 के अंदर भी कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। आर्टिकल 5 के अंदर लिखा गया है कि यहाँ पर क्या होगा कि जो भी प्रोविजंस है इस कन्वेंशन के, ठीक है, उसको कंट्रीज़ अपने डोमेस्टिक लॉस पर यहाँ पर रेगुलेट करें, कुछ लॉज लेकर आएँ ताकि यहाँ पर इन सारे जीनोसाइड को रोका जाए। ये आर्टिकल 5 के अंदर मेंशन है। उसी प्रकार से आर्टिकल 5 के अंदर और भी बातें मेंशन रखी गई हैं, जैसे यहाँ पर कि अगर कोई व्यक्ति ये जीनोसाइड करता है, इस क्रिमिनल कंडक्ट को करता है तो उसके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाए। ठीक है, उसको मुजरिम साबित किया जाए। उसके बाद इसी प्रकार से आर्टिकल 6 यहाँ पर देखने को मिलेगा इसी कन्वेंशन का, जो बात करता है यहाँ पर कोई भी अगर जीनोसाइड करता है तो उसको यहाँ पर कोर्ट के अंदर घसीटा चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बातें बताई गई हैं इसी कन्वेंशन के अंदर। तो इन्हीं आर्टिकल के बारे में, मतलब इन चुनिंदा आर्टिकल के बारे में क्यों चर्चा की गई है, क्योंकि भारत यहाँ पर इन आर्टिकल को कहीं ना कहीं फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसा ऑथर बोलती हैं। आगे उसके बारे में चर्चा की गई है।
और इन्होंने बताया कि देखो इंडिया यहाँ पर एक की स्पॉन्सर है, इंडिया ने यहाँ पर जनरल असेंबली रिजोल्यूशन रखा था, इंडिया ने यहाँ पर जीनोसाइड को रोकने की यहाँ पर नींव रखी थी। लेकिन आज के टाइम पर खुद इंडिया यहाँ पर क्या कर रहा है, इंडिया ने खुद अपने यहाँ पर लॉज इनेक्ट नहीं कर रखे हैं, मतलब हमारे कंट्री में जीनोसाइड के अगेंस्ट में कोई ऐसे प्रॉपर लॉज देखने को मिलेंगे नहीं। ये यहाँ पर ऑथर बोलती हैं, क्योंकि यहाँ पर हेट स्पीच प्रमोट हुआ है और कहीं ना कहीं जो हेट स्पीचेस के अंदर जीनोसाइड को बढ़ावा दे रहे थे, तो इनके खिलाफ भी यहाँ पर ये जीनोसाइड के अगेंस्ट वाले एक्शन लेने चाहिए थे, जो कि नहीं लिए गए हैं, ऐसा यहाँ पर ऑथर के थ्रू मेंशन किया गया। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑथर बोलती हैं जो इंडियन डोमेस्टिक लॉज हैं, ठीक है, इंडियन डोमेस्टिक लॉज यहाँ पर दिखाते हैं कि हमारे पास कोई भी ऐसे प्रॉपर प्रोविजन नहीं है मास क्राइम को लेकर, जीनोसाइड को लेकर। वही बात बार बार रिपीटेड कही गई है, देख पाओगे, यही सारी मैंने पूरा आर्टिकल कॉपी पेस्ट कर रखा है यहाँ पर, तो वही बातें बार बार यहाँ पर इन ऑथर ने मेंशन करी है। इन्होंने बताया इंडियन पिनल कोड के अंदर काफ़ी सारे प्रोविजंस मेंशन है, हिंसा के लिए, अनलॉफुल असेंबली के लिए या हेट स्पीच के लिए इंडियन पिनल कोड के अंदर आपको सारी चीज़ें मेंशन देखने को मिलेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जीनोसाइड के बारे में कहीं पर भी आपको ये मेंशन देखने को नहीं मिलेगा। तो जीनोसाइड बेसिकली एक अलग चीज़ है, और अगर कोई इसको प्रमोट करता है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और उसके खिलाफ में स्टेप्स लेने ही होंगे। उसके बाद ऑथर बोलती हैं कि देखो जीनोसाइड को लेकर इस कन्वेंशन में रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट क्या हुआ है यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो गाम्बिया कंट्री है, गाम्बिया ने यहाँ पर कुछ प्रोसीडिंग्स छेड़ी हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। इन्होंने म्यांमार के अगेंस्ट में बोला कि भाई यहाँ पर म्यांमार के अगेंस्ट में केस दर्ज करवा दिया आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इन्होंने बोला म्यांमार के अंदर जीनोसाइड हो रही है। तो आज के टाइम पर आप देख पाओगे एक डेवलपमेंट ये हुआ है कि किसी कंट्री को अगर कोई जीनोसाइड से परेशानी नहीं हो रही है, मतलब कि मान लो इंडिया है यहाँ पर, ठीक है, अब मान लो इंडिया के बगल में कोई कंट्री आ गया, ठीक है, मान लो बांग्लादेश आ गया, बांग्लादेश को यहाँ पर अगर कोई परेशानी है, बांग्लादेश यहाँ पर यह मुद्दा उठा सकता है इंटरनेशनल लेवल पर कि हाँ भारत के अंदर ये जीनोसाइड हो रहा है। तो इस प्रकार का यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो अभी म्यांमार के खिलाफ में गाम्बिया ने मुद्दा उठाया है, ये उस प्रकार का मुद्दा यहाँ पर कोई और कंट्री इंडिया के खिलाफ उठा सकती है। लेकिन उससे पहले क्या करना है, उससे पहले यहाँ पर आप कह सकते हो ओवरऑल एनालिसिस के अंदर बताया गया कि हम लोग को अपने डोमेस्टिक लेजिस्लेशन के अंदर जीनोसाइड के अगेंस्ट में काम करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे कंट्री के लेवल पर कोई भी जीनोसाइड के रिगार्डिंग लॉज देखने को मिलेंगे नहीं, तो उसको लेकर आओ, क्योंकि भारत खुद एक पार्ट है इस एग्रीमेंट का, तो यहाँ पर आपको ये काम करना होगा, ऐसा यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया। क्लियर हुआ। मैंने आपको सारी चीज़ें जो भी बातें ऑथर ने बताई हैं वो सब यहाँ पर लाइन टू लाइन बता दिया है। उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल पर। अब अगला आर्टिकल यहाँ पर बेसिकली इन्फ्लेशन के बारे में है। उससे पहले आपको पता होगा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को डेली बेसिस पर प्रोवाइड करवाता हूँ, जिसके बेसिस पर आज का हमने थंबनेल बनाया है। थंबनेल तो आप लोगों ने देखा ही होगा एग्जैक्टली, जहाँ पर मैंने बता रखा है कि अभी क्या हुआ है, एक द ग्रेट रेजिग्नेशन देखने को मिला है। एक अलग से इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको, यह ज़रूर आपके काम की रहेगी और डेफिनेटली आने वाले टाइम पर द हिंदू न्यूज़पेपर में भी इसको कवर किया जाएगा, क्योंकि कल इंडियन एक्सप्रेस ने इस आर्टिकल को कवर किया था। हमने देखा यूएस के अंदर एक ग्रेट रेजिग्नेशन देखने को मिला है। ग्रेट रेजिग्नेशन देखने को मिला है मतलब क्या है, लगभग 7.5 करोड़ लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी है, ठीक है, अपनी जॉब्स को क्विट कर दिया है साल 2021 के अंदर। ऐसा क्यों? लोगों का कहना यह है कि देखो कोविड-19 में लोग अपनी जॉब को नहीं छोड़ पा रहे थे, ठीक है, अपनी जॉब्स को बहुत अच्छे से कर रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि कोई दूसरी जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। अब क्या है, कोविड-19 के बाद सिचुएशन सुधर चुकी है, इकॉनमी रिवाइव हो रही है, ठीक है, कंपनीज बिजनेसेस सब एस्टेब्लिश हुए हैं, तो लोग चाहते हैं कि अब उनको एक बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिले, तो लोग अपनी नौकरी को छोड़ रहे हैं। इनफैक्ट 10 से 15 लाख जॉब्स वैकेंसीज खाली पड़ी हैं यूएस के अंदर, कोई उसके अंदर अप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन देखने को मिल रहा है। लोगों का यहाँ पर ये सिनेरियो है कि लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि हम लोग को एक बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए, हम लोग को एक दूसरी कंपनी में काम करना है। और उसके पीछे कारण क्या क्या है, यहाँ पे आप देख पाओगे जो आज के टाइम पर लोग बिगेस्ट नंबर में जॉब्स को क्विट कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है। पहले 67% लोगों ने जॉब क्विट करी है क्योंकि उन्होंने बोला हमारी सैलरी बहुत कम है, सैलरी नहीं बढ़ाओगे तो दूसरी जगह जाकर काम करेंगे, तो सैलरी नहीं बढ़ाई गई तो जाके वो लोग यहाँ पर उस जॉब को क्विट कर चुके हैं। उसी प्रकार से आप देख पाओगे 66% ऐसे लोग हैं जिन्होंने बोला हमारा इस पर्टिकुलर जॉब के अंदर अपॉर्चुनिटी हमारे पास बहुत कम है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं, तो हम दूसरी जगह पर काम करेंगे अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ को अनलिमिटेड करने के लिए। उसी प्रकार से तीसरे लेवल में यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं जिन्होंने बोला हम लोग को मैनेजर की साइड से कोई वैल्यू ही नहीं मिलती है, हम लोग की कोई सुनता ही नहीं है, तो इसकी वजह से हम लोग जॉब छोड़ लें। उसके बाद यहाँ पर दूसरे लोग आप देख पाओगे रिलेशनशिप विद माई कलीग्स यहाँ पर देखने को मिलेगा, या इनएडिक्वेट पेंडेमिक हेल्थ मेजर देखने को मिलेगा। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए, ठीक है। तो कुछ ही ना किसी कारण की वजह से लोगों ने जॉब छोड़ दी है, ठीक है, पेंडेमिक की वजह से यहाँ पर किसी ना किसी ने जॉब छोड़ी है, ठीक है। और पुअर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, मतलब उनको प्रॉपरली बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं,
ठीक है, ये इसकी वजह से जॉब छोड़ी है, या फिर कस्टमर के साथ नेगेटिव इंटरेक्शन रहता है तो इसकी वजह से जॉब छोड़ी है, मतलब कहीं ना कहीं आप देख पाओगे। या फिर लास्ट वाला पॉइंट देखो, लास्ट वाला पॉइंट एक दूसरे को देख देख के भी जॉब छोड़ रहे हैं। जब वही होता है ना, जब हम लोग एक मतलब जब बहुत सारे लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, जब दूसरा व्यक्ति देखता है हाँ ये सारे लोग यही कर रहे हैं, मुझे भी ये करना चाहिए, तो लास्ट में यहाँ पर 54% ऐसे हैं जो कि एक दूसरे को देख देख के भी यहाँ पर क्विट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं आज के टाइम पर। तो यूएस के अंदर ये सब है। यूएस के अंदर साल 2021 के अंदर लगभग 7.5 करोड़ लोगों ने जॉब छोड़ दिए। कल इंडियन एक्सप्रेस के अंदर इस आर्टिकल को कवर किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे देखो बताया ये भी गया कि इंडिया के अंदर भी ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, इंडिया के अंदर भी हो रही हैं लेकिन अभी उतने लेवल पर नहीं है। तो बताया गया आने वाले टाइम पर इंडिया के अंदर भी आप देख पाओगे पॉसिबिलिटी है इस प्रकार के जॉब क्विटिंग देखने को मिले, लोग यहाँ पर जॉब को क्विट करें फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, एक अच्छी नई जॉब देखने के लिए। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इन्फ्लेशन कोनेंड्रम को लेकर। मतलब कि क्या है कि लगातार प्राइसेस बढ़ चुके हैं और 2022 के अंदर भी पता चल रहा है, देखने को मिलेगा ये कि हाँ जो ये प्राइसेस हैं, जो महंगाई है लगातार बढ़ती नजर आएगी। ऐसा क्यों बताया गया? क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा नवंबर के महीने में जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो काफ़ी बढ़ चुका था, रिटेल प्राइसेस इंक्रीज हो चुकी थी, उसी को लेकर ये आर्टिकल दिया गया है। बस इतना ध्यान रखना है, नवंबर के महीने में रिटेल प्राइसेस बढ़े थे तो इसी की वजह से आर्टिकल दिया। और आपको पता है हमने 2 दिन पहले पेज नंबर 1 पर ये आर्टिकल डिस्कस किया था। हाँ, नवंबर के मंथ में रिटेल इन्फ्लेशन देखने को मिला। उसके बाद बताया गया कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो हम लोग कैसे देखते हैं। हम लोग देखते हैं लगभग यहाँ पे बोला जाता है कि जो हमारा मैक्सिमम इन्फ्लेशन है वो 6% का होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम जो इन्फ्लेशन है महंगाई वो 6% की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, 6% को भी क्रॉस कर दिया हरियाणा और तमिलनाडु के अंदर ये महंगाई ने। उसके बाद अभी यहाँ पर महंगाई बढ़ रही थी लेकिन अभी क्या हुआ, जीएसटी के ऊपर छूट दी गई बहुत सारी जगह पर। टेक्सटाइल मतलब कपड़ों के ऊपर जीएसटी के अंदर छूट दी गई, वेजिटेबल प्राइसेस के अंदर जीएसटी को छूट दी गई। इससे थोड़ा बहुत मामला सुधरा है लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा नहीं सुधरा है, क्योंकि दूसरी तरफ आप देख पाओगे तेल के प्राइसेस लगातार इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। तो ये मामला आप देख पाओगे एग्जैक्टली बताया गया। आरबीआई यहाँ पर ये एग्जैक्टली बताता यह है कि देखो हम लोग देख पाएंगे कि आने वाले टाइम पर मतलब इस साल में भी जो महंगाई है वो लगातार इंक्रीज होती रहेगी और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न देखने को मिलने वाला है। इसके रिगार्डिंग पहले हम लोग को काफ़ी सारे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। ये यहाँ पर आर्टिकल के अंदर इन्फ्लेशन को लेकर चर्चा की गई है। क्लियर हुआ? तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ऐसी डिटेलिंग इस आर्टिकल के अंदर देखने को मिलेगी नहीं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। जो भी इंपॉर्टेंट था येमेन वॉर था वो डिस्कस किया हमने, उसके बाद जीनोसाइड वाले आर्टिकल को भी डिस्कस किया, दोनों यूनिक आर्टिकल थे। उसके बाद यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन जो कि प्रीलिम्स के लिए हमने डिस्कस किया था, स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर क्या है मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो कहाँ पर बताया गया, बिल्डिंग कल्याण मंडप वॉज अ नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ, मतलब कौन से किंगडम में जो कल्याण मंडप है वो एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था टेम्पल्स के अंदर जब भी हम लोग मंदिर बना रहे थे। तो वो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा, आंसर डी है विजयनगर स्कूल। विजयनगर स्कूल के अंदर आप देख पाओगे हम लोग एक से ज़्यादा मंडप्स बना रहे थे और जिनको हम लोग कल्याण मंडप बोल रहे थे, मंदिर के अंदर मंडप बनाए जा रहे थे। क्लियर हुआ? तो ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना है ना। वो इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।